तो जब 2010 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी नस्ट के अंदर, उस वक्त कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में इस फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था और इनफैक्ट उसके बाद कई सालों तक एग्जिस्ट नहीं करता रहा। तो क्या जापान आज भी हब है इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन का, या दीगर ममालिक ने भी कुछ उसको जगह ले ली? हम अपने कई हालात को रोकते हैं, लेकिन आप सोचें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनके ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन आके क्लियरली दूसरे मुल्कों ने लिखा, उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी और वो बैठ के अपने हिसाब से काम करते थे। तो उस टाइम पर भी करके उन्होंने किस तरह अपनी ग्रोथ को इंश्योर किया, और ये एक निशान ही है एक जिंदा कौम की। तो और मैं बताऊं कि आज मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है वो ये कि पाकिस्तान को भी हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल है। तब तक कोई आपको अंदाजा है मोहताज के कितने स्टूडेंट्स जो है वो इस शोबे से वाबस्ता हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं एंड देन वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, या नॉर्मली ये देखने में आता है कि वो पाकिस्तान से सीखते हैं, पढ़ते हैं और फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में हमारा टैलेंट ले जाती हैं? हज़ारों पाकिस्तान में किया हुआ काम था तो दुनिया के बेतहाशा मुल्कों से साइट हुआ। तो फिर वो जो बच्चे जाहिर है बाद में पढ़ने के लिए बाहर भी गए और बाहर उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिली। अब वो कोई फेसबुक में है, कोई गूगल में है, कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कोई जापानीज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। AI ने हज़ारों लोगों की जॉब को सिक्योर कर दिया, लेकिन लाखों लोगों की जॉब्स को इनसिक्योर कर दिया। The only way forward इसके आप AI के ज़माने में AI की दुनिया की दौड़ में शामिल हो, उसके अपने टूल्स बनाएं और दुनिया में उसको खुद इंट्रोड्यूस कराएं। कहते हैं ना कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर देगी, ये बात ऐसे नहीं है। एक्चुअली उन लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगी जो बिल्कुल ही बस जो AI नहीं जानते। हाँ राइट। लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे हम इन्हांस करते हैं अपने अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों में पढ़ते हैं, उनमें 10 जगहों पे आप फेल होंगे तो जिस एक जगह पे सक्सेसफुल भी होंगे वो भी आपको एक 1 in a million बनाएगी, आपको हाई स्टैंड करवाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लीडरशिप है, लीडरशिप सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हो किसी चीज़ में। लीडरशिप ये भी है कि आप लोगों को साथ लेकर चले, बिकॉज आपने कम्युनिटी को लेकर चलना होता है। आपको मिसाल देता हूँ, अगर पैसा कमाना ही कामयाबी है तो हमारे जो हमारे अंबियाए कराम है और जो बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिनकी तरफ देख के जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद तो पैसे कमाना नहीं था। TCM बिजनेस 1 in a million की नए एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश सईद। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो अपनी नौइयत आप हैं और बहुत ही यूनिक, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शोबे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं जिससे हमारा फ्यूचर इंटैक्ट है। जब हम AI का वर्ड सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत से लोग हम में से नहीं जानते कि दरअसल AI की यूटिलाइजेशन फ्यूचर में पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। जितने भी लोग इस शोबे में काम कर रहे हैं वो इनके नाम से ज़रूर वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस अपने ही शोबे के अंदर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। इन्होंने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया, 150 से ज़ायद इनकी पब्लिकेशंस हैं जो कि दुनिया भर में 13 से ज़ायद ममालिक के अंदर पढ़ाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। और साथ ही ये फाउंडर हैं रोबोटिक्स के डिपार्टमेंट के, NCI नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चेयरमैन और डायरेक्टर प्रोफेसर यासिर अयाज। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। आप पाकिस्तान के अंदर जो आपने बुनियाद डाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसकी तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं शुरू करूँगा कि आपकी जो अर्ली लाइफ थी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका ताल्लुक़ किस शहर से और आपका जो चाइल्डहुड था। मेरी पैदाइश तो रावलपिंडी में ही हुई। मेरा लाइक जो बड़े बड़ों का शहर है, जो हमारे बुज़ुर्गों का, वो कसूर और लाहौर शहर है। तो बट ये कि मैं कभी लाहौर कसूर में रहा नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ के रस्तों से भी इवन वाकिफ़ नहीं हूँ अभी। और मेरी सारी जो अपब्रिंगिंग है और सारी जो एजुकेशन है समथिंग, वो रावलपिंडी में पहले और फिर इस्लामाबाद में हुई। दरमियान में हसन अब्दाल में कुछ पीरियड जब मैं कैडेट कॉलेज में था वहाँ पर, तो एक बड़ा अच्छा आई थिंक मैंने ग्रो करते हुए देखा है। आप देखें इस्लामाबाद जो है वो एक बहुत छोटी सी जगह से ग्रो करके तो काफ़ी अब एक बड़े सेक्टर में, बड़े शहर में तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इट्स अ फन प्लेस टू बी है। तो फैमिली के अंदर एजुकेशनिस्ट थे सारे, या आपका शौक़ था कि मैंने पढ़ाने की तरफ जाना? मेरे फादर, वैसे तो मेरे फादर की फैमिली से भी, मदर की फैमिली से भी, सभी लोगों को एजुकेशन में उन्होंने कोई ना कोई अचीवमेंट की थी। जिस तरह मेरे फादर ने लंदन से उस वक्त मास्टर्स किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। मेरे चचा भी, मेरे मल्टीपल जो चचा है मेरे फादर के भाइयों में से, वो फ़ॉरेन एजुकेटेड है। मेरी मदर की साइड से भी उनके जो ब्रदर है मेरे मामू, वो UK के पढ़े हुए हैं। तो लाइक के एक फैमिली में ट्रेंड भी था। तो बट ये कि मुझे शुरू से ही, जब मैं स्कूल ईयर्स में था, उस वक्त से मेरा, क्योंकि इनोवेशन
ड्रिवन माइंड था और मैं हमेशा इनोवेटिव कंटेंट बनाता था अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स की निस्बत, डिफरेंट मेरी तवज्जो थी चीज़ों की। और मैंने अपना पहला जो रिसर्च पेपर है, आई रिमेंबर मैंने अटैम्प्ट किया था जब मैं 9th ग्रेड में था स्कूल में, विच इज़ नॉट यूजुअल फॉर एनी फैमिली आई गेस। तो इस वजह से मुझे शुरू से क्लियर था कि मैं PhD करना चाहता हूँ और मैं कुछ इनोवेशन, कुछ बनाने में, कुछ ईजाद करने में काम करना चाहता हूँ। बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी में आया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना पैशन टू स्पीक एंड टू इंटरैक्ट विद पीपल डिस्कवर किया, तो उसमें आप देखें कि किसी भी बंदा जो लोगों से बात करना पसंद करता है, उसको अगर एक क्लास की तरह की ऑडियंस मिल जाए जिसमें वो लोगों को चीज़ समझाए और उसमें उनको फिर नर्चर भी करे, उनको ग्रो करता हुआ देखे, तो ये एक नेचुरली उसके लिए रिवॉर्डिंग होता है। तो मेरे लिए ये एक काइंड ऑफ एक नेचुरल वो था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज्ड टू से कि आई जस्ट गेट पेड टू डू यू नो व्हाट आई ऑलरेडी डू एज फन, राइट? आई एंजॉय डूइंग इट। तो दिस इज़ व्हाई आई थिंक कि मैं बिल्कुल राइट शोबे में आया। ऑफ कोर्स मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरी फैमिली, वो सब समझते हैं कि आई हैव द कंपैटिबिलिटी कि इफ़ आई हैड गॉन इनटू लेट्स से सिविल सर्विसेज और अदर्स जो कि क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस से एसोसिएटेड थे मेरे, क्योंकि उस वक्त ज़माना यही था, आपको पता है, हमसे पहले वाली जनरेशन ज़्यादातर जब वो जॉब करते थे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस की जॉब देखते थे। तो इफ़ आई हैड डन दैट आई कुड हैव डन दैट एज वेल। बट ये कि अगर आप मुझसे आज भी पूछें तो आई थिंक आई एम इन द राइट एरिया और मुझे इसी एरिया में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। आई वुडंट रियली पिक अ वेरी डिफरेंट पाथ फॉर मी, गिव एंड टेक जो है ना, जो बंदा अपना और ऑप्टिमाइज कर सकता होता है कैरियर को। तो बचपन में जब हम भी मुख्तलिफ तरह का इंटरेस्ट होता है, कोई बच्चा क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जाता है तो उसको माँ बाप भी कह रहे होते हैं कि जी ये क्रिकेटर बनना चाहता है या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। तो आप भी क्या इसी तरह के टॉयज़ और इनोवेटिव चीज़ों के अंदर, ईजादात के अंदर बचपन में इन्वॉल्व रहते थे? मेरा शुरू से ही ट्रेंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा था। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में मैंने सभी किस्म की स्पोर्ट्स ट्राई की हैं, लेकिन किसी में भी ऐसे नहीं था कि मेरे ज़हन में ख्याल रहा हो कि मैंने प्रोफेशनल बनना है या मैंने ग्राउंड में खेलना है या मैंने नेशनल टीम में जाना है। मतलब आई लाइक प्लेइंग, तो लेकिन ये कि किसी में ऐसा नहीं था कि मैं उस फील्ड में जो एक्सेल करने का ज़हन में ख्याल होता था। वो पहले मैंने स्टेज पर जब मैं आया तो मैंने नातखानी से शुरू किया, फिर मैंने डिबेट्स एक्लेमेशन से शुरू किया और उससे इनोवेशन मैं उससे पहले से कर रहा था। मतलब मेरे स्कूल ईयर से ही जब मैं मुझे सोचना और नई चीज़ें ईजाद करना, बैठ के किसी नई थ्योरी को ईजाद करना, जो लोगों ने चीज़ें बताई हैं उसके अलावा क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना, ऐसे मतलब मैं आउट ऑफ द बुक सोचता था, जो कि हमारी चीज़ों के लिए बहुत मुख्तलिफ है। और आई थिंक इसमें एक्सेल करने का मुझे ज़्यादा ख्याल रहा था। तो ऑफ कोर्स आई लव स्पोर्ट्स। मैंने इवन जो एथलेटिक्स में एंजॉय किया, मैंने इवन जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पट जो अमूमन बच्चों ने नहीं ट्राई की होती, वो कैडेट कॉलेज में होने की वजह से मुझे उसका मौका मिला। हर किस्म की डिस्टेंस की जो रन होती हैं, आपकी जो क्रॉस कंट्री होती है, वो भी हमने की। बाकी भी जो स्पोर्ट्स हैं, मुझे कॉलेज में बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से मुझे मौका मिला खेलने का, तो मैं थोड़ी बहुत टेनिस भी खेलता रहा। बट ये कि मेरा जो, अगर आप कहें कि जो पैशन था ना, वो इस डायरेक्शन में था कि हम कुछ इनोवेट करें, ईजाद करें, और फिर मुझे अपनी जो स्टेज प्रेजेंस है लोगों को इंगेज करना, दैट्स व्हाट आई रियली यूज्ड टू एंजॉय फॉर माई सेल्फ। जब आप फाउंडर बने डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ये एक इट्सेल्फ एक इनोवेटिव आइडिया था, और ख़ास तौर से नस्ट जैसे इदारे के साथ वाबस्तगी होना, और आप एक अरसे से नस्ट के साथ वाबस्ता हैं या NCAI को लीड कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है। सो हाउ डू यू फाइंड इट कि जब आपने इसकी बुनियाद रखी डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स की, क्या उस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आ रहा था कि लोगों का रुझान और बच्चे जो है वो इस शोबे के अंदर तालीम की तरफ आएंगे? मुझे तो नज़र आ रहा था कि फ्यूचर दुनिया में ये है, क्योंकि अगर आप वैसे भी उस ज़माने की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखें तो जो आपकी इवन अर्ली 2000s में भी जो आपको बुक्स, आपकी रिपोर्ट्स नज़र आती हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन की भी, उसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि पाकिस्तान में प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग का ना होना वो वजह है जो हमारी एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर हम हमारे ज़्यादातर टेक्सटाइल को देखें, दूसरे सेक्टर्स में देखें जो हम चीज़ें बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हमारा फोकस बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ होता है, स्पिनिंग की तरफ, वीविंग की तरफ, कपड़ा बनाने की तरफ होगा, लेकिन उससे गारमेंट्स बना के हम कितने मुल्कों में बेचते हैं। आपको यूके की फॉर एग्जांपल बड़े बड़े ब्रांड्स में आपको इवन कई म्यांमार के, बांग्लादेश के बने हुए ड्रेसेस मिलेंगे, तो पाकिस्तान के कितने सिले हुए ड्रेसेस वहाँ मिलते हैं। इसमें हमें मज़ीद एक्सेल करने की ज़रूरत है, और इसमें एक जो चीज़ है वो आपकी ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी है। मैं ऑटोमेशन रोबोटिक्स में वैसे इंटरेस्टेड शुरू से इस वजह से नहीं हुआ था। इट वॉज अगेन समथिंग दैट आई जेन्युइनली लाइक्ड एज एन इनोवेटर, कि मुझे जो टेलीविज़न पे भी आप देखें कि
कार्टून्स में देखें, बचपन में आप देखते चले आ रहे होते हैं, टर्मिनेटर देखी, दूसरी फिल्में देखी, तो आपको वॉकिंग रोबोट्स अच्छे लगते हैं। तो मेरा पैशन था, आई वांटेड टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ मशीन्स। तो मैंने जब पीएचडी में अपना पिक किया इस एरिया को, तो उसमें ये था कि आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ ह्यूमन लाइक रोबोट, जो एक्चुअल इंसान के साइज़ का रोबोट था, और वो वॉक कर रहा है और वो अपने इर्द गिर्द ऑब्स्टिकल्स को पहचान रहा है, उसमें डॉज करना है, किसी चीज़ को उठा के मैनिपुलेट करना है। तो ये मेरा जो पीएचडी में फील्ड था। तो एज आई से कि इट वाज फन फॉर मी, राइट, कि मैं करना चाहता था, जो मैं एंजॉय करता था, वो मैं अपनी उसमें कर रहा था, राइट। तो फिर ये है कि दुनिया की, क्योंकि साइंस की डायरेक्शन भी यही है और रोबोटिक्स इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड आई कुड सी विद टाइम, ऑफ कोर्स आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आता है कि इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज को कैसे अडॉप्ट कर रही है। और जापान में आप जाएँ, जब मैंने यहाँ पीएचडी की, तो आप देखें नागोया में एंटर हो जाएँ जाके, जो इसकी टोयोटा की आप प्लांट में किसी में चले जाएँ, किसी फैक्ट्री में एंटर हो, आपको नज़र आता है कि पूरी फैक्ट्री में कोई ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं बना रहा, रोबोट्स ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है ना, कि वो दे स्टिल वर्क एट द फैक्ट्री, बट नाउ देयर जॉब डजंट इन्वॉल्व डेंजर, कि वो जाके रोबोट्स के साथ लगे हुए हो या वेल्डिंग मशीन्स के ऊपर खड़े हुए हो या हैजर्डस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। तो आई कुड सी कि ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है जहाँ पे दुनिया जाएगी। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया, तो इसी डायरेक्शन में मैं ड्राइव करना चाहता था लोगों को। तो जब 2010 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी नस्ट के अंदर, उस वक्त कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में इस फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था, और इनफैक्ट उसके बाद कई सालों तक एग्जिस्ट नहीं करता रहा। जो क्लोजेस्ट इससे एरिया थे, फॉर एग्जांपल मैकेट्रॉनिक्स का एरिया इससे क्लोज एग्जिस्ट करता है, जो उससे पहले जहां मैं खुद पढ़ा अपने अंडरग्रेड के टाइम में। देखिए फिर जो मैकेट्रॉनिक्स से रोबोटिक्स का जंप है विद मोर कंप्यूटर साइंस कंटेंट, कि जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मैकेट्रॉनिक्स में इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो फिर वो रोबोटिक्स भी उसमें आता है। और उसमें ऑटोनॉमी और जो सेल्फ से काम करना और एक ऑटोनमस बीइंग की फॉर्म में उस मैकेनिज्म का आना, ये ज़्यादा उसकी डायरेक्शन बन जाती है। तो ये जो काम है ये हमने उसमें शुरू किया। और फिर इस डायरेक्शन में आई थिंक जो प्रोग्राम एआई का भी लॉन्च हो रहा था, वो इन 2017 जब हम अपने ये जो नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाइनल चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन इन फरवरी 2018, तो उस वक्त जब मैंने प्लानिंग कमीशन के अपने PC1 में लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम्स होंगे, तो मैनी पीपल वर नॉट कन्विंस्ड कि क्या वाकई होंगे, इसके प्रोग्राम्स होने चाहिए। और वर्ल्ड ओवर बहुत कम प्रोग्राम इस वक्त उसके एग्जिस्ट करते थे। लेकिन विद इन अ फ्यू ईयर्स जो हमारे PC1 में डॉक्यूमेंटेड है, यू कैन फाइंड इट देयर, कि हमने ये 2017 में उसमें ये इंक्लूड किया था। और उसके कुछ सालों के अंदर ही इतना बड़ा रेवोल्यूशन देखने में आया कि आज पाकिस्तान की वर्चुअली हर यूनिवर्सिटी किसी न किसी फॉर्म में एआई के प्रोग्राम चला रही है। इंटरनेशनली भी MIT भी, कार्नेगी मेलन, कई जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोग्राम चला रही हैं। तो असल में ये जो रेवोल्यूशन है, इसने इंसान को ऐसे आके पकड़ा है और वो इतनी स्पीड से आगे चल रहा है कि इसमें आपको देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल को कैच करना है और वो आपकी उड़ती हुई आ रही है और आप भाग रहे हैं, तो जहां बॉल है वहां आप खड़े हो जाएंगे तो बॉल आपको नहीं मिलेगी। यू हैव टू रन टू द पॉइंट जहां बॉल ने गिरना है। तो आपको टेक्नोलॉजी में आगे देखने की जरूरत है। तो वो जो विजन थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अब कल्टिवेट होती जा रही है। और एआई का तो काम ही कई दफ़ा चीज़ों को प्रेडिक्ट करना होता है। तो इसलिए मेरे लिए ये कि एक बड़ा एंजॉयबल काम था, एंड बिकॉज वी वर अहेड ऑफ मैनी अदर्स, तो हमें एजुकेशन का पहले से ज़्यादा तजर्बा था कि हमने प्रोग्राम किस किस्म का बनाना है। और व्हेन द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड लुकिंग एट दिस, तो हम पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प कर पाए इन एस्टैब्लिशिंग देयर प्रोग्राम्स। तो अभी जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है अभी भी एआई का, ये एक स्टैंडर्ड करिकुलम है जी। और ये स्टैंडर्ड करिकुलम है एआई का, जो हमारे सेंटर ने अपने 37 PhDs को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ से बनाया। और ये इस वजह से भी यूनिक है कि हम मल्टीपल शहरों में बैठे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं, मुख्तलिफ हमारी एथनिक भी बैकग्राउंड्स हैं, जिस तरह कराची से कोई है, कोई पेशावर से हैं, कोई लाहौर से हैं, कोई इस्लामाबाद से हैं, और सब मिलकर काम करते हैं। और हमारी कोई आपस में कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता, और किस तरह हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, और बड़ी रिमार्केबल इससे हम अचीवमेंट्स कर पाए हैं। जापान में आपने पढ़ा भी और आप अभी भी यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी के अंदर भी मौजूद हैं। सो जो जापानीज़ कल्चर है उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमें जापानीज़ कल्चर से मिलती हैं। और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, मोशन ग्राफिक्स, तो वो एक तरह से ओरिजिन है उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने का। तो क्या जापान आज भी हब है इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन का, या दीगर ममालिक ने भी कुछ उसको जगह ले ली? ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी में कंपटीशन तो हमेशा रहता है, और आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं। और एक टेक्नोलॉजिकल जायंट होने का सीक्रेट भी यही होता है कि आप दूसरों की टेक्नोलॉजी को भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जापान इटसेल्फ जो है वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर अभी भी है, और वो ओरिजिनेटर रहा है,
कल मैं एक मार्केट में यहाँ पर खड़ा था एंड आई वाज लुकिंग एट इट कि आपके जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब जापान की बनी हुई नज़र आ रही हैं। कुछ अर्से पहले मैं दुबई में गया हुआ था, वहाँ पर तो मैं एक लाइक जहाँ पर उनकी डेजर्ट सफारी वगैरह होती है, व्हेन आई केम देयर आई कुड हार्डली फाइंड एनी कार जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में नज़र आती है जो जापानीज़ ना हो। और आपको पता है कि वहाँ तो टूरिस्ट की भरमार होती है और एक सहरा में आपको गाड़ियों का समुद्र नज़र आ रहा होता है और हार्डली कोई, आप देखें कि पूरी दुनिया में उन्होंने, इवन अमेरिका में, जो मैंने अभी रिसेंट स्टेटिस्टिक तो मैंने नहीं देखी, लेकिन 2000s में जब मैं जापान में गाड़ी खरीद रहा था तो मुझे स्पोर्ट्स कार का शौक था, मैं उस वक्त देख रहा था, तो आई डिस्कवर्ड कि लॉन्गेस्ट इन प्रोडक्शन जो स्पोर्ट्स कार अमेरिका में रही वो टोयोटा की सेलिका थी। तो वो टोयोटा भी जापानीज़ गाड़ी है। तो अब वो इतने ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी बना के, तो जापान को दुनिया एक एग्जाम्पल के तौर पर देखती है कि कैसे इन्होंने चीज़ों को किया। अच्छा, अब जापान की जो यूनिक बातें हैं, जिस तरह कल्चर से आपने कहा, उनकी ये टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी वाकई कल्चर से बहुत स्टेम करती है। एक तो उससे ज़्यादा सेफ जगह आपको दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। तो आप वहाँ पे अगर कोई किसी चीज़ का लॉस हो जाना, फाइनेंशियली लोगों का ईमानदार होना एक बात है, दूसरा आम लोगों का जो लॉ अबाइडिंग होना और कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश, चाहे आप रात को 3 बजे निकल के अकेले सड़क पर फिरते जा रहे हैं, आपने मोबाइल हाथ में उठाया हुआ है, कोई चांसेस नहीं है कि कोई शख्स आपका फ़ोन छीन कर भाग जाए। आपको कई दुनिया के एस्टैब्लिश्ड मुल्कों में, बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आते हैं, जो आपने यूरोप में, अमेरिका में भी देखा होगा, लेकिन जापान में आपको ऐसा कोई सीन नजर नहीं आएगा। और बड़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ, और जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोई बंदा खुद ही से इंक्लाइन नहीं होता कोई गलत काम करने के लिए। तो बहुत हार्डली कभी आप देखें कि जो अभी उनका रिसेंट एक वाकया हुआ, जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर को जिनको शूट किया गया था, उसके अलावा आप देखें तो बहुत सालों तक यहाँ पे कोई शूटिंग का या किसी ऐसी वारदात होने का तस्वुर ही मौजूद नहीं है। ट्रेन्स उनकी बिल्कुल हर वक्त टाइम पर आती हैं, और कभी ज़रा सी अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो हमारे साथ खुद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैंने देखा कि ट्रेन अपनी जब मंजिल तक नहीं पहुँच सकी थी तो उन्होंने मैं किराया सारा वापस कर दिया और हम लेकर निकले। तो उनकी जो एथिक्स है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो जो डिसिप्लिन है, ये वो की एस्पेक्ट है जिसने उनको इस वक्त, आप देखें कि हम अपने कई हालात को रोते हैं, लेकिन आप सोचें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनके ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन आके क्लियरली दूसरे मुल्कों ने लिखा, उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी और वो बैठ के अपने हिसाब से काम करते थे। तो उस टाइम पर भी करके उन्होंने किस तरह अपनी ग्रोथ को इंश्योर किया, और ये एक निशानी है एक जिंदा कौम की। तो और मैं बताऊं कि आज मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है वो ये कि पाकिस्तान को भी हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल है, सिर्फ अगर हमारे लोग एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाएं, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो अपने आप में सेल्फ बिलीफ समझें, पाकिस्तान को कम ना समझें और वाकई अपनी कोशिश करें, तो इससे आप कुछ भी दुनिया में अचीव कर सकते हैं। ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान को कम ना समझें, ये मैं इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई कोई उस तरह से कमी नहीं है, बिकॉज वी हैव मल्टी टैलेंटेड पीपल लाइक यू, एंड हमें हर शोबे के अंदर नज़र आते हैं। तो अब जब आपने ये बुनियाद डाल दी AI की, रोबोटिक्स की, अब तक कितने स्टूडेंट्स और ओवरऑल जो हमारा बेंचमार्क है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो आप IT पार्क्स के लिहाज से देख लीजिए या टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं या AI की एजुकेशन है, तो अब तक कोई आपको अंदाज़ा है मोहतात के कितने स्टूडेंट्स जो है वो इस शोबे से वाबस्ता हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, एंड देन वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, या नॉर्मली ये देखने में आता है कि वो पाकिस्तान से सीखते हैं, पढ़ते हैं और फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज हमारा टैलेंट ले जाती हैं? हज़ारों में तो बहुत आसानी से हैं, लाखों में भी होंगे जो अभी रिसेंट टाइम्स में, बल्कि रिसेंट टाइम में तो लाखों में होंगे। जो जब हमने शुरू किया प्रोग्राम, वो जब हम वाहिद प्रोग्राम थे इसमें पाकिस्तान का इतने अरसे तक, तो आप समझें कि 2010 से लेकर 2011 में हमने पहला बैच इंटेक किया था, 2010 में हमारा प्रोग्राम टेबल हुआ था फॉर अप्रूवल, 2011 से लेकर 2019 तक तकरीबन ये वाहिद प्रोग्राम था पाकिस्तान का जो रोबोटिक्स एंड AI में लोगों को ट्रेन करा था। अभी भी रोबोटिक्स एंड AI के नाम से एक ही प्रोग्राम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने अगला प्रोग्राम बनाया उसमें मल्टीपल लोग अब आ चुके हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, और उसमें क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने इंटेक्स हैं, और अब तो आप देखें कि AI के सिर्फ बैचलर्स प्रोग्राम में ही आपके सैकड़ों के हिसाब से इंटेक बैचलर में हो जाती है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट मेरिट डिसिप्लिन्स इन अंडरग्रेड। तो इस वजह से बेतहाशा बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि इंडस्ट्री को आपकी AI की ज़रूरत आज है, लेकिन जो बच्चे आपके ग्रेजुएट होकर निकलेंगे वो उतनी पेस पे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने बच्चे को आज अंडरग्रेड में डाला तो 4 साल निकलेंगे, उसके बाद वो बच्चा ग्रेजुएट होकर इंडस्ट्री में जा पाएगा। मास्टर्स भी आप कराएं तो 2 साल कम से कम लगते हैं, PhD में अपने 3 से 4 साल लगते हैं। तो इंडस्ट्री को ज़रूरत आज है, और हमें बहुत ज़्यादा डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से हमें आती थी कि लोग उनको चाहिए। यकीनन ये फैक्टर भी है कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको बाहर क्योंकि इतनी जॉब्स मिलती हैं, इस वक्त AI का दौर है, सारी दुनिया AI में हायरिंग कर रही है, और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ हमारे पास
पास रेयर नहीं थे AI की, दुनिया भर में बहुत कम लोग ऐसे थे जो AI में डेडिकेटेड प्रोग्राम्स रन कर रहे थे। तो उस फिर जो अब निकलने शुरू हो रहे हैं आपके लोग, वो एकदम से बाहर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसमें भी नेसेसरीली सब कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैं भी शुरू में मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं जब रोबोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया तो उसमें एक लैब हमने बनाई रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम इंजीनियरिंग, जिसको मैं खुद लीड करता था, और बहुत सारी जो रिसर्च उसमें हुई। हमारे पास स्टूडेंट्स जो थे वो मल्टीपल बैकग्राउंड से आते थे, अलावा रोबोटिक्स के डिपार्टमेंट के। हमारा क्योंकि मास्टर्स और PhD पर फोकस डिपार्टमेंट था, तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मल्टीपल इंजीनियरिंग जैसे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर साइंसेज के, मल्टीपल डिसिप्लिन से बच्चे आते थे और वो मिलकर काम करते थे। और जो ये इस डिसिप्लिन की खास बात है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। तो उसमें से हमने जो अचीवमेंट्स की, जिस तरह की हम मशीन्स बना पाए, और हमारी जो रिसर्च है, फॉर एग्जांपल एक जो हमारा पेपर था वो इवन MIT से साइट हुआ बड़ा हैवीली, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा थीसिस में कि इसको हमने पूरा इंप्लीमेंट किया है अपनी रिसर्च के अंदर, और इसके 3 पार्ट्स में चेंजेस किए हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, वो मैंने प्रिंट करके अपनी लैब में रखा हुआ है थीसिस ना। और मल्टीपल टाइम्स यहाँ टोटल यहाँ की बनाई हुई रिसर्च थी हमारी, जो पाकिस्तान में किया हुआ काम था, तो दुनिया के बेतहाशा मुल्कों से साइट हुआ। तो फिर वो जो बच्चे जाहिर है बाद में पढ़ने के लिए बाहर भी गए, और बाहर उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिली। अब वो कोई फेसबुक में है, कोई गूगल में है, कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, कोई जापानीज यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। और दुनिया में जहाँ जाए आपको हमारी लैब के लोग मिलते हैं जो अपनी जगह वहाँ काम करें। और मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि इनमें से किसी एक की एजुकेशन पे भी पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितने लोग मेरी लैब से कम निकले वो फॉरेन स्कॉलरशिप उनकी फंडिंग से सिक्योर करके वहाँ पर गए, और बल्कि उन्होंने कंट्री को कुछ गिव बैक ही किया, जो अगले स्टूडेंट्स की एजुकेशन के मामले में उनकी मजीद अपब्रिंगिंग, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ट्रेस करने के लिए। कई और स्टूडेंट मेरे जो बाहर गए वो वापस भी आए, जिस तरह आप स्टूडेंट को जानते भी हैं, कई आपके भी प्रोग्राम में मेरे ख्याल है फीचर होते रहे होंगे, तो जो आप हमारे डिपार्टमेंट भी आए हैं, आपने देखा है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए बाहर गए, और जिनको यहाँ से भी जिन्होंने पढ़ा वो दोबारा अपनी PhDs करके तो हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, मास्टर्स करके इंडस्ट्री में लगे हुए। तो आई थिंक कि एकेडमिक्स का मकसद जो मेन आपकी आउटपुट है वो पर्सन होता है जिसको आप प्रोड्यूस करते हैं। आप प्रोडक्ट तो बनाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स बनाते हैं, लेकिन असल में आपने एक जो एजुकेट करना है उस पर्सन को जो कि एट पार निकले, और आगे तो क्योंकि वो एक फ़ी दे के पढ़ रहा है तो ये उसकी मर्जी है ना कि वो क्या परसू करना चाहता है। अगर वो इंटरनेशनली जाना चाहता है और वहाँ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट अर्न करेगा कि जी पाकिस्तान से लोग, जिस तरह इंडियंस इतने आप देखें दुनिया में सक्सेसफुल बैठे हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमारा एक बंदा बाहर बैठा है और वो वहाँ पे एक एम्बेसडर है पाकिस्तान का, एंड इफ ही और शी इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन एंड दे आर सिक्योरिंग स्ट्रॉन्ग नेम फॉर पाकिस्तान, तो ये कल को आपके लिए अच्छे बिजनेस में भी रिजल्ट करेगा। और जब दे आर इन पीपल ऑफ अथॉरिटी, जिस तरीके से आप देखें कि कई आप इंडियन ऑरिजिन के लोग, इवन प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हैं मुल्कों के अंदर, तो हमें पाकिस्तान के लोगों को इनेबल करना चाहिए, और हम नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा प्रोड्यूस करें अपनी रिक्वायरमेंट से, क्योंकि हमें पता है कि बाहर भी लोगों ने जाना है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को फिर लेके आ सकें। अगर मैं ये कहूँ कि AI ने हज़ारों लोगों की जॉब को सिक्योर कर दिया, लेकिन लाखों लोगों की जॉब्स को इनसिक्योर कर दिया, ये ठीक है? जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं सर, मैं आपको एग्जैक्टली नंबर्स में पुट इन कर देता हूँ। तो स्टेटिस्टिक्स ये कहती हैं कि 133 मिलियन न्यू जॉब्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करेगी इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, और 400 मिलियन जॉब्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जो AI डिस्प्लेस कर देगी अराउंड द वर्ल्ड। तो आप देखेंगे जो नंबर ह्यूमन रिसोर्स का लाइक रिप्लेसमेंट आ जाएगा AI, जिसमें AI को लोग इस्तेमाल करेंगे और नो लॉन्गर के ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करें होंगे। तो यकीनन कि ऐसा होगा कि नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो, लेकिन अभी यह कि ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके तहकीकाती इदारे अभी तक देख सकते हैं। जब भी कोई नया फील्ड आता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि जनरली अगर आप किसी भी फील्ड की एग्जांपल लें तो जॉब्स अमूमन बढ़ती हैं, कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब ये मैकेनाइजेशन का दौर आ रहा था, जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और गाड़ियाँ ईजाद हुई, और गाड़ियों की ईजाद के बाद आपकी जो घोड़ा गाड़ी और बग्गी और वो सारा ज़माना चेंज हो रहा था, तो लोगों ने सोचा कि घोड़े के साथ इतने लोग एसोसिएटेड है कि उसका चारा बनाता है, कोई किसान है जो उससे रिलेटेड चीज़ें लगाता है, कोई उसके वो जो खुर होते हैं, जो हॉर्सशू होता है वो बनाता है, कोई उसकी नाल बना रहा होता है, जो उसके नालें लगती हैं उसके ऊपर, सब कुछ जो उसके, अब वो लगाम बनाता है, लेदर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसकी जीन बन रही होती है। तो ये सब कहाँ जाएंगे? लेकिन देखें गाड़ी आने के बाद आपकी गाड़ी की डेंटिंग हो गई, उसकी पेंटिंग हो गई, आपके इंजन के देखें तो इलेक्ट्रिशियन अलग है, एग्जैक्टली। तो अगर आप डिटेल में देखना शुरू करें, मैकेनिक अलग है, साइलेंसर का एक्सपर्ट कोई और होगा, किसी और, अब हर टेक्नोलॉजी का अपना एक्सपर्ट आ गया। तो AI में भी जब आप देखें तो AI एक स्टैंड अलोन एरिया तो नहीं है। AI में डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी जगहों पे कैमरास की डिप्लॉयमेंट
एनवायरनमेंट है, IoT है जिससे आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को क्लीन करके ऑर्गेनाइज करना है। AI का तो असल एडवांटेज ये है कि वो एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में से आपको ऐसे कंक्लूजन निकाल के दिखा देगी जितना सब्र इंसान में नहीं होगा बैठ के पूरे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और दूसरा ये कि उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के उतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आप ना सोच सकेंगे ना अपने माइंड में इमेजिन कर सकेंगे। इसकी अब अगर आप प्रैक्टिकल मिसालें देखें तो फॉर इंस्टेंस जो ये अमेरिका में एक रिसर्च हुई जो टॉम मिचेल के प्रोफेसर थे जिन्होंने इमरजेंसी C सेक्शंस पे रिसर्च की 90s में, और बड़ी कामयाबी के साथ प्रिडिक्ट कर पाए आफ्टर लुकिंग एट मोर देन 400 वेरिएबल्स कि किन केसेस में किन जो वेरिएबल्स पे बेस करके आप ये बता सकते हैं कि इन द एंड एक सर्टेन खातून को जो मदर बन रही हैं उनको इमरजेंसी C सेक्शन की जरूरत पड़ेगी या उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये आप देखेंगे इतनी छोटी सी चीज़ है जो कि अगर आप मेडिकल साइंस से पूछें तो शायद बताना बहुत मुश्किल है, और वो डॉक्टर से ही आइडियाज़ लेके और उसके बाद उन पे जब उन्होंने नंबर्स रन किए और इतने सारे स्टेटिस्टिकल सैंपल लिए तो उनको इंसाइट मिली। कैंसर की प्रेडिक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, जो आपकी बेटर ट्रीटमेंट है, इसमें आप मिसालें लेना शुरू करें तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यही भी मिलेंगी जो कि आपको ह्यूमन बीइंग का वैसे असेस करके निकालना मुमकिन ही नहीं है, जिसकी वजह से मेडिसिन में खास तौर पे ये एक ऐसा शोबा जो लोग मानते हैं, अब डॉक्टर्स भी मानते हैं क्लियरली कि ये एक ऐसा शोबा जो अपेंड करेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जो AI की जो असल देखिए कोई भी चीज़ ह्यूमन रेवोल्यूशन उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक वो ह्यूमन लाइफ को एक सर्टेन एस्पेक्ट से इंप्रूव ना कर रही हो, और यही हमारा मिशन है इसमें, क्योंकि हम इंसानों की ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। और ये मेरा मानना है कि ये तो अभी है ना कि आपको कुछ जॉब्स इवॉल्व होती नज़र आ रही हैं, विद टाइम आप ये जो वो जॉब्स हैं जो AI डायरेक्टली क्रिएट करेगी, जो AI के अपने प्रोग्रामर्स हैं, दूसरे लोग काम करें, बाद में AI के यूजर्स भी बढ़ेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करने वाले लोग आएंगे, AI के रिलेटेड गैजेटरी लोग इजाद करेंगे। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं जो अभी हमारी नज़रों से ओझल हैं। तो ये विद टाइम आपको रेवोल्यूशन नजर आएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो जॉब्स क्रिएट होंगी AI की वजह से वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू द जॉब्स जो कि आपकी इसकी वजह से एलिमिनेट होंगी। ये ChatGPT क्या बला है? आजकल हम इसकी बड़ी धूम सुनते हैं, बहुत लोग इस पे बात करते हैं, हर कोई अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए ChatGPT जा रहा है। ये हमें नाकारा बना रहा है या वाकई ये कारामद है और हमारे वक्त को बचा रहा है? सर ChatGPT जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई एक ब्रांच है AI की जो दुनिया में अब सरफेस की है, उसका एक एप्लीकेशन एरिया है जो कि अभी हमें सरफेस हुआ है, और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन स्ट्रीम है जो कि अभी बहुत दूर तक इवॉल्व करेगी। तो ChatGPT से आप देखें कि क्योंकि आप इसको जनरेटिव प्री ट्रेन मॉडल कहते हैं GPT जो है, और ChatGPT इसलिए रखा क्योंकि इसका जो ओरिजिन था, जो स्टार्ट हुआ था वो आपसे चैट करने से था ना। तो ये एक प्री ट्रेन मॉडल है जो बहुत सारे डेटा और बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर ट्रेन हो, और फिर आपको एक ह्यूमन काइंड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइक वे में कम्युनिकेट करके फैक्ट्स को एक अच्छे पैराए में रख के आपको प्रेजेंट करता है। अगर आप देखें तो सर्च जो थी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको मिल जाए, ये तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आप गूगल पे जाएं, किसी और सर्च इंजन पे जाएं, उनके बार के अंदर कुछ लिखें और आप वो पूरी इंफॉर्मेशन पहले भी क्लिक करके खुद पुट टुगेदर कर सकते थे। जो लेकिन कैपेबिलिटी जो GPT है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड मॉडल आपके सामने लाया है, वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पूरे तरीके से इंटरप्रेट करके समझना, ना कि सिर्फ कीवर्ड से पिक करके उठाना, और फिर उसको एक पैराए में डाल के आप पे क्वेश्चन से रिलेट करके उसको एक लॉजिकल मैनर में आपके सामने प्रेजेंट करना, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं बहुत अरसे से कहता था, इवन बिफोर ChatGPT के सर्फेस होने से, कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़्यादातर एप्लीकेशनें चीज़ों को परसीव करने में काम कर रही हैं। जिस तरह आपने कैमरा लगाया, कोई बंदा गुजरता हुआ जा रहा है, अपने फेस रिकग्निशन से उसके बारे में समझ लिया कि ये बंदा गुजर रहा है। लेकिन विद टाइम AI चीज़ों को क्रिएट करेगी, और जो चीज़ें क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू दैट टेक्नोलॉजी के जो कभी चीज़ों को सिर्फ परसीव कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि आप देखें AI की जितने लोग भी इंटरव्यू भी सुन रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल में से किसी ने भी अगर मॉर्निंग में उनको जाग के 1 घंटा भी गुजर चुका है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उन्होंने AI की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया होगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन को हाथ लगा रहे हैं तो ये मोबाइल फ़ोन की तकरीबन हर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके कैमरा से लेके फिंगरप्रिंट रिकग्निशन से लेके, अगर आप सीरी इस्तेमाल करते हैं तो उससे लेके आपकी मैप्स आप यूज़ करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को टच भी करते हैं, अगर आप ये जो हमारा यूट्यूब है इसको आप देखें, ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये AI के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनकी सारी की सारी सर्वाइवल उससे रिलेटेड है। तो जो GPT है ये उसी का एक नया जनरेशन है जिसमें ये आपको कंटेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। देखें ना, पहले एक कंटेंट था जो आपको लेट्स से यूज़र के जो इंटरेस्ट थे उसके बारे में बता रहा है, लोगों को लिंक बेटर तरीके से कर रहा है, फेस
रिकग्निशन करा के आपको आपकी पिक्चर्स वगैरह आइडेंटिफाई करके अगर किसी दोस्त ने भी शेयर की तो आपको अलर्ट पेश कर रहा है। इस किस्म की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। अब ये उससे नेक्स्ट जनरेशन है जहाँ पे जब आप कंप्यूटर को एक कंपेनियन की तरह देख सकते हैं और आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर उससे चाहते हैं तो आप उससे इन्फॉर्मेशन मांगे तो बजाय आपकी कोई लिंक्स की एक सीरीज दिखाने के वो आपको एक ज़्यादा ह्यूमन लाइक मैनर में इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा दे। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर एज ह्यूमंस इज के जीपीटी जो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है वो भी एक सेट ऑफ डेटा पे ट्रेन कर रहा है। अगर हमने उसको एक बायस्ड ओपिनियन कल्टीवेट करवाना है तो हम उसको एक बायस्ड डेटा दे दें, वो बायस्ड ओपिनियन आपको निकाल देगा। इसकी बाकायदा स्टडीज़ पब्लिश्ड हैं कि आपके कई जो जीपीटीज़ हैं वो जिस तरह अगर एक मुल्क से स्टेम करते हैं तो वो उस मुल्क के डिप्लोमेटिक ओपिनियन पे ज़्यादा कल्टिवेटेड होते हैं, तो एक दूसरे मुल्क से निकलते हैं तो वो उनका कोई और। इसी तरीके से उनकी जो कैपेबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन है वो हर फील्ड में बराबर नहीं होती। डिफरेंट फील्ड्स में अब अलग-अलग लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब जीपीटी तो भी शुरू हो रहा है ना, ये तो विद टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस तरह हम कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई हमें लगे कि हमारी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, तो हम एक डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, फिर हमें कहा जाता है सेकंड ओपिनियन भी ले लें, थर्ड ओपिनियन भी ले लें। तो इसी तरह हमें चैट जीपीटी से भी अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं सो हमें श्योर शॉट नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है बिल्कुल एक्यूरेट है। एग्जैक्टली इसको ये कहने का मकसद है, सेकंड ओपिनियन एंड थर्ड ओपिनियन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ब्रेन्स अपने अपने एजेंडा के साथ चैट जीपीटी बना देंगे और वो फिर जब आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो सवाल उसका जवाब वही देगा जो उनका एजेंडा है जो वो फीड करना चाहते हैं। इज दिस राइट? ये उनका बनाने का मकसद ये नहीं है कि वो आपके ब्रेन को प्रोग्राम करे। अच्छा। देखिए वो तो ये है ना कि चैट जीपीटी एक टूल उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है जिसकी अपनी एक फाइनेंशियल और कमर्शियल वैल्यू है। सिर्फ हमें प्रोग्राम करने के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने जितने फाइनेंसेस कोई नहीं लगाएगा दुनिया में। तो वो उनका मकसद बिजनेस जनरेट करना है, बट साइड बाय साइड विद जनरेशन ऑफ बिजनेस साथ ही साथ वो ये तो चाहेंगे ना कि ओपिनियन। अब आप आज की मिसाल ले लें कि आपके सामने जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कई टॉपिक्स पे अगर आप बात करें तो आपके जो व्यूज़ हैं वो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, क्योंकि वो मीडियम्स इस काम के लिए नहीं बनाए गए। उन मीडियम का अलग मकसद है, लेकिन वहाँ पे ये एडेड एडवांटेज आपको मिलता है कि दुनिया के ओपिनियन को शेप अप करने के लिए आप उसको अपने हक में बायस कर सकते हैं। The only way forward इसके आप AI के ज़माने में AI की दुनिया की दौड़ में शामिल हो, उसके अपने टूल्स बनाएं और दुनिया में उसको खुद इंट्रोड्यूस कराएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अगर अपना पाकिस्तान के बारे में लोगों का ओपिनियन चेंज करना चाहते हैं, जो कि दुनिया में हमने बड़ा सर्वाइव भी किया ना कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा नेगेटिव ओपिनियन भी क्रिएट हो गया, तो अगर हम ओपिनियन अपना क्रिएट और अच्छा ओपिनियन लोगों तक पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो वी नीड टू हैव our own chat GPT at the back as well. और मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ अगर आप नंबर्स को देखें ना तो स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि बाय द ईयर 2025 आपके पास जो जनरेटिव एआई से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो दुनिया के डेटा का 10% होगा। अब इसमें जनरेटिव एआई बहुत किस्मों का डेटा प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें एक ये चैट रिलेटेड डेटा है, फिर बहुत सारे इमेजेस रिलेटेड डेटा है, और अभी जनरेटिव एआई की मजीद चीज़ें अभी इस तरह कुछ आई थिंक लास्ट वीक या उससे पहले वाले हफ्ते जियोलॉजी का एक जीपीटी आया है, वो जियो जीपीटी कहलाता है, जो चाइनीज साइड से इंट्रोड्यूस हुआ है। और मुख्तलिफ मुल्क अब जीपीटी की दे आर मूविंग बियॉन्ड चैट। जो डिज़ाइन में आप इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करें, आप आर्किटेक्चर की बात करें, घरों के डिज़ाइन की बात करें, आप कपड़ों के डिज़ाइन की बात करें, अब ये सब कुछ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर से निकलेगा, जो कि एक ही वक्त में मिसाल के तौर पे अगर ड्रेस डिज़ाइनिंग आपने करनी है तो इतने हज़ारों और लाखों डिज़ाइंस को स्टडी करेगा, दुनिया में लोगों के ट्रेंड्स को देखेगा, मौसम की मुनासबत और उनके ट्रेंड्स के और आपकी पसंद के लिहाज से आपको डिज़ाइन बना के निकाल देगा। तो ये एक पूरी एक म्यूज़िक किस तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये एक ऐसी पूरी जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, डिसरप्टिव चेंज है। तो ये सिर्फ अभी फ़िलहाल जो है ये तो एक टेक्स्ट फॉर्म में चल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन की सूरत में पिक्टोरियल फॉर्म्स में या पिक्टोरियल फॉर्म्स में टेक्स्ट फॉर्म में चल रहा है। क्या इसका अगला स्टेप ये भी होगा कि इसके साथ मशीनें अटैच हो जाएंगी और जो कुछ आपने सोचा है बस आपने कमांड दी और वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होकर एक मशीन से बाहर आ जाए? ये बहुत मुमकिन है, जिसको एम्बॉडीड एआई कहते हैं। राइट। एम्बॉडीड एआई का मकसद एक्चुअली वो थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे है। वो ये है कि जब एआई को एक मशीन के अंदर आप प्रोग्राम करें, जब लेट्स से चैट जीपीटी को यू वांट चैट जीपीटी, अब नॉलेज तो उसके पास आ गया और अब आप चाहते हैं कि वो अपने नॉलेज को अप्लाई करे। लेट्स से उसने एक रेसिपी इंटरनेट से सीख ली है, अब उस रेसिपी को पकाए, तो उसके लिए उसको मुख्तलिफ स्किल्स चाहिए। फॉर इंस्टेंस कि उसने एक पैन को हैंडल, एक कप को उसने हैंडल करना है, ये एक पैन को हैंडल करना है, तो उस पैन को हैंडल कैसे करना है उसकी कुछ फिजिक्स है,
उसकी कुछ लेट से आपने अगर बीट करना है, Right. एग को बीट करना है तो उसकी फिजिक्स क्या है उसको वो सीखे। तो इसके लिए आप एक रोबोट है मॉली, आप इंटरनेट पे उसको निकाल के सर्च कर लें, आप देख लेंगे कैसे वो ह्यूमन को देख के सीखता है और उसे लर्न करता है और कुक करना सीख जाता है। तो मल्टीपल्स और इसके अलावा टेक्नोलॉजीज हैं जो बनती चली जा रही हैं। तो विद टाइम जीपीटी विल कम टुगेदर विद दिस, जिस तरह हर एक टेक्नोलॉजी का अपना पे भी आ जीपीटी जाएगा। बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अब से 10 साल बाद प्रोफेसर यासिर का इंटरव्यू करना है और चैट जीपीटी को कमांड दी कि हमें एक बंदा चाहिए जिसका नाम दानिश सईद है, जो कि ये सवाल पूछेगा, और उसका होलोग्राम के जरिए एक होस्ट मेरी जगह रिप्लेस कर दे और आपके सामने बैठा हुआ सवाल कर रहा हो, ये हो जाएगा? ये 10 साल से पहले भी हो सकता है। तो मेरी नौकरी चली जाएगी? नहीं, आपकी नौकरी फिर भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप कई दफ़ा ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि पहले आपने नहीं पूछे। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो मैं आपको, जो हमारे इंटरव्यू का पहला हिस्सा था, ह्यूमन की जो असल कैपेसिटी है वो रिपीटिशन नहीं है। ह्यूमन विद टाइम ग्रो करता है। वो एक ही चीज़ लेट से अभी तक उसने की है, वहाँ तक तो वो करता रहेगा, लेकिन विद टाइम ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी वो कुछ नया करेगा। तो ह्यूमन बीइंग अपनी जगह पर बहरहाल बिल्कुल मौजूद रहेगा, वैलिड रहेगा। और ह्यूमन बीइंग के लिए जो अब आज के ज़माने में देखें, जितना आप टीडीएस और जो रिटोरिकल काइंड ऑफ उसी तरह का जो वर्क है जो रिपीट आप कर रहे हैं कि बस बॉस ने आपको बता दिया कि फाइल लेके यहाँ जाना है, क्या एज ए ह्यूमन हम ये समझते हैं कि अशरफुल मखलूकात इंसान का ये मकाम है कि वो सारा दिन ऑफिस में बैठ के साइन करता रहे, फाइलें अरेंज करता रहे और लेके घूमता रहे? देखिए, इंसान का तो असल मकसद क्रिएटिविटी है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये इताअत के लिए तो गम ना थे करो हुए, तो हम वो इताअत के चक्कर में लगे और वो दर्द दिल हमने कहीं छोड़ दिया। क्या ज़बरदस्त बात की आपने, यानी कि अब चैट जीपीटी ने हमें मजबूर कर दिया है, या लाइक अदर एनिमेशंस एंड इनोवेशंस, कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को जगाना है। अगर हमने अपनी क्रिएटिविटी नहीं जगाई और हम वो सेट पैटर्न पे चलते रहे, तो वो तमाम लोग जो कि इस वक्त सेट पैटर्न पे चल रहे हैं, वो उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी आगे जाकर इंडस्ट्री में। 100%। ये कहते हैं ना कि एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगी, ये बात ऐसे नहीं है। एक्चुअली उन लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगी जो बिल्कुल ही बस जो एआई नहीं जानते, जो लोग एआई जानते हैं वो उन लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देंगे जो एआई नहीं जानते। ठीक, इसलिए अगर हमने, और ये देखें, जो 400 मिलियन जॉब्स रिप्लेस होंगी, इनमें बहुत सारी लोअर सेगमेंट की जॉब्स होंगी। तो खास तौर पे हमारे जैसे मुल्क जो कि बहुत सारा एचआर एक्सपोर्ट करते हैं, हमें अपने लोगों को एआई में एक्सट्रीम हालात में ट्रेन करना चाहिए। कई दुनिया के मुल्क इस वक्त पाकिस्तान से डिलिबरेटली आके बंदे एआई में हायर करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो हम प्रोड्यूस, जो हमारे 600,000 आईटी प्रोफेशनल्स हम पाकिस्तान से इतने सारे प्रोड्यूस करते हैं, और हर साल मतलब 250,000 नए ऐड हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्शन है आईटी की और उनकी जो कैपेबिलिटी है जो बाहर जाके वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि वो लोग वाकई अच्छे हैं। आपको कई यहाँ की लोकल कंपनियाँ भी कहती नजर आएंगी कई दफ़ा कि जो स्किल उनको चाहिए होती है वो एग्जैक्टली नहीं होती। ये डिस्पैरिटी रहती है एकेडमी और इंडस्ट्री में। लेकिन ये कि कई जो हमारे लोग यहाँ से निकलते हैं वो बाहर जाके अमेरिकी यूनिवर्सिटी में 4 GPA लेते हैं, अगर वो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हैं और उनकी एकेडमिक्स अच्छी नहीं है तो फिर बाहर जाके कैसे कर रहे हैं। जितने पब्लिकेशंस और नेशनल रिकॉर्ड्स पब्लिकेशंस की, जिस तरह मैंने अपनी लैब में देखा लोग बनाते हैं, MIT जैसी लैब PhD लेवल पे आपके अंडरग्रेड के थीसिस को साइड कर रही होती है, तो ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, थोड़ी सी हम अगर कोशिश करें राइट हम। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि अभी हम जब छोटे थे तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या सरकारी कोई अफसर बन जाएंगे। अब यानी एक 5वीं ख्वाहिश बच्चे के दिल में होनी चाहिए इन ख्वाहिशात के साथ साथ कि उसने AI एक्सपर्ट बनना है, या उसने रोबोटिक्स के अंदर कुछ काम करना है, या उसने ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर कुछ काम करना है। बिल्कुल। तो ये आप समझते हैं कि ये सोच को पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, या हम आज भी बच्चों को वही पढ़ाएं जैसी करनी वैसी भरनी, जो आपने भी पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाएं। AI वो खुद ही सोचेगा, मतलब उसको टेक्नोलॉजी से आप एक्सपोजर दें। ये इतनी मज़ेदार टेक्नोलॉजी क्योंकि इंसान के ब्रेन के साथ खुद ही क्लिक करती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं। अगर आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाएं कि वो सिर्फ अपने आप को किताब तक महदूद ना रखे, बल्कि मिसाल के तौर पे जितने टीचर्स हैं लेट्स से जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं कि आज हम सबक नंबर फलाना पढ़ेंगे और वो सबक रीड करें और फिर उसका मतलब समझाएं, इस सबक को बंद करें। वो आके एक डायग्राम, कोई वीडियो, कोई चीज़ दिखाएं, उस पर बच्चों से डिस्कस करें, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ एग्जैक्ट उनको सोचने दें। अगर वो फॉर एग्जांपल बताते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो क्या होगा, तो उस बारे में उनसे डिस्कस करें और अराइव करें लॉजिकल डिस्कशन के जरिए कंक्लूजन पे जो साइंस का कंक्लूजन है, ताकि बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखे। तो यानी अब जो दौर है वो वाला दौर नहीं है कि बस्ते में बहुत सारी किताबें हैं और बच्चे ने एक
वज़न उठाया हुआ है और उसको पता है कि पीरियड नंबर 1 आएगा तो मैंने ये किताब नहीं, वो तो ठीक है अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दौर है अगर हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन जो है वो आगे जाकर compete करे with the rest of the world. स्पेशली एजुकेशन, जिस तरह चैट जीपीटी आ गया और अब बहुत सारे बच्चे अपनी असाइनमेंट्स वगैरह चैट जीपीटी से आराम से कर सकते हैं, तो इसमें यह कि टीचर्स को भी अपनी एजुकेशन मेथोडोलॉजी को और अपनी एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है। जो वो असाइनमेंट्स दें उसमें क्रिएटिव कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, जो सिर्फ डाटा की कलेक्शन ना हो। अगर वो सिर्फ डाटा की कलेक्शन होगी तो फिर वो चैट जीपीटी का ही इम्तिहान लेंगे और उनको मालूम भी नहीं होगा क्योंकि वह पकड़ सकते हैं वैसे आप, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि उनको पकड़ना आता नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लीडरशिप क्वालिटीज़, क्योंकि यूर 1 in a million और ये सीरीज़ भी हमारी यही है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे हम इन्हांस करते हैं अपने अंदर। आप चूँकि माशाल्लाह एक यूके के एकेडमिक इदारे ने आपको टॉप 100 एजुकेटर्स में लिस्ट भी किया, सो यूर वन ऑफ देम के जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और अभी हम जब बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले तो आपने कहा कि अगर 4-6 लोग एक जगह बैठे हुए हैं तो वो अगर लेफ़्ट की तरफ सोच रहे हैं तो मैं राइट की तरफ सोचता हूँ। तो ये ट्राउट मछली भी ऐसे ही चलती है ना, पानी की उल्टी सिमत में चलती है। तो कैसे हम अपने आज के नौजवानों को इस थिंकिंग की तरफ लेके जाएं कि आउट ऑफ द बॉक्स भी और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप हों? आई थिंक कि इसमें जो पहली चीज़ ज़रूरी है, जिस तरह मैं आपको पहली बात तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जैसे आपने मेंशन कर ही दिया। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ना, तो क्योंकि हर बंदा एक चीज़ कर रहा होता है और आप कुछ और सोच रहे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि दुनिया आपको डराती भी है और आपको खुद भी कई दफ़ा लगता है, लेकिन आपको ना जो वेस्ट के आप नॉर्मल लोगों को देखें और हमें देखें, वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं। वो जिस तरह हमारा एकेडमिक सिस्टम है वो आपको फेलियर से डराता है, लेकिन एक्चुअली आपने कोई नया अगर एंटरप्राइज करना है तो मेनी टाइम्स आपका कोई वेंचर सक्सीड नहीं होगा और वो इवॉल्व करेंगे किसी और वेंचर में, जिसमें कोई गलत बात नहीं है और आप एक सीख के उससे इवॉल्व करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ख़ास तौर पे यंग एज में, जब आप अर्ली एज में होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप नई से नई चीज़ें ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों में पढ़ते हैं। उनमें 10 जगहों पर आप फेल होंगे तो जिस एक जगह पर सक्सेसफुल भी होंगे वो भी आपको एक 1 in a million बनाएगी, आपको हाई स्टैंड करवाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लीडरशिप है, लीडरशिप सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हो किसी चीज़ में। लीडरशिप ये भी है कि आप लोगों को साथ लेकर चले, बिकॉज आपने कम्युनिटी को लेकर चलना होता है। तो अब उसमें जिस तरह मेरा एज ए नेशनल सेंटर, जब मैं इसकी लीड पोजीशन पे आया और आप देखें कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं वो अपने बॉसेस को रिपोर्ट करते हैं और कैसे आपने उनको साथ लेकर चलना है। तो इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने साथ जो दूसरे लोग हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा बने या जो आप अपनी टीम बने, और टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज एन इंडिविजुअल देयर इज सो मच यू कैन अचीव। हर काम अकेले करने की बजाय अपने साथ राइट लोगों को जोड़ना चाहिए। और जो टीम वर्क में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप को उनके फुटस्टेप, अपने उनके शूज़ में रख के सोचना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं चीज़ों को, और उसके हिसाब से उनसे बात करें। जिस तरह एक मार्केटिंग में हम एक कस्टमर के पास जाते हैं तो व्हेन वी टॉक टू द कस्टमर, तो कस्टमर से हमें उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है रादर देन कि अपने हिसाब से बात करें। तो इस तरह से हमें जो है वो काइंड ऑफ लीडरशिप के जो 2 मतलब निकलते हैं कि एक आप लीड करें इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग अबव एवरीबॉडी एल्स और डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड द सेकंड इज कि आप एक कम्युनिटी को साथ लेके चलें, क्योंकि एक लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिर्फ खुद ही एक्सीलेंट ना रहे बल्कि वो कम्युनिटी को साथ लेकर चले। कुछ टिप्स दीजिए जो एआई में आना चाहते हैं या एआई में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटर्स हैं, हमारा जो मीडिया का प्रोफेशन है उसमें बहुत से लोग चाहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो लोग एनिमेशन कर रहे हैं, एनिमेटर्स हैं, या जो लोग ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को HR मैनेजमेंट करना चाहते हैं थ्रू एआई, तो क्या करें फौरी तौर पे आज और अब? HR में सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो ये कि ह्यूमन रिसोर्स के जितने पहले स्टैंडर्ड्स थे वो अब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और नेचर ऑफ जॉब्स चेंज कर रही हैं, वैसे वैसे वो जो HR के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपडेट करना भी ज़रूरी होता जा रहा है। और मैं बल्कि आजकल एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ जो हमारे नॉर्वे से सेंटर्ड है और जर्मनी, UK, इटली कई इसका हिस्सा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो आजकल का सिस्टम, आजकल का जो वर्ल्ड है, दीज आर सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स जिसमें मशीन
मशीन और ह्यूमन एक ही चीज़ पर मिलकर काम करें। इनफैक्ट जो इंडस्ट्री 5.0 का एरा है, जिस एरा में आज हम जिंदा हैं, जो 2020 के बाद का एरा है, वो एरा है ही मशीन और ह्यूमन को एग्जिस्टेंस का एरा, जहाँ पे आप दोनों मशीन और ह्यूमन मिल के एक टास्क की तरफ काम कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल जहाज़ उड़ा रहे हैं तो वो ऑटो पायलट भी है और आपका पायलट भी मौजूद है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक गियर आपके गियर को चेंज कर रहा है, जो पहले आप मैनुअली करते थे, और आप स्टीयरिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो उसमें आपके जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर्स पड़ते हैं बाय सो मच गैजेटरी एंड सो मच इंफॉर्मेशन, और उसके जो उस मशीन को हैंडल करना है वो आपके ब्रेन को किस तरह मुतासर करती है। तो इस पे जो काइंड ऑफ कॉग्निटिव एलिमेंट को जहन में रखते हुए HR स्टैंडर्ड्स को बनाने की जरूरत है। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में इस पर स्टडी हुई है, फ्रांस में इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हैं, और पाकिस्तान में भी हमने इस पर काम किया हुआ है। कि हम अभी जो पहला हम काम करें वो शिपिंग के ऊपर है, जिसमें आप देखेंगे 90% एक्सीडेंट्स जो हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से हो रहे हैं सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स में। तो आपका कोई ड्राइवर है, मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान ड्राइवर है जिसने मोटरवे पे गाड़ी चलानी है, सीपैक बन रहा है, और ड्राइवर्स ने लंबे लंबे रूट्स पे गाड़ी चलानी है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि कितनी देर वो ड्राइव करें। ट्रक के लिए स्टैंडर्ड क्या होंगे कि किस किस्म की गैजेटरी हो, वो गैजेटरी किस तरह अरेंज्ड हो। वैसे तो हम ये सोचेंगे कि जो ट्रक बनाने वाली कंपनी है वही बनाए, लेकिन आप इतने तो हम कर सकते हैं ना कि हम कंपेयर करें बिटवीन वन सॉर्ट ऑफ गैजेटरी पैनल जो कोई एक इंट्रोड्यूस कर रहा है और एक और एडवांस्ड पैनल जो कोई नई कंपनी लेकर आती है। तो इसमें हमें ग्रेजुअली अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और HR स्टैंडर्ड दोनों को रिफाइन करने की ज़रूरत है यूजिंग द टूल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जब इस पर काम करते हैं, मिसाल के तौर पर एक प्रोग्रामिंग कंपनी है, तो बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लोग, और उनको फॉर एग्जांपल वो समझती है कि जी सारा दिन 9 to 5 उनको काम कराना है, तो बीच में कितनी देर अगर एक ब्रेक दे दी तो काफ़ी है, बस खाना खा के आ जाएं। लेकिन वो बंदा जब कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहा है तो कितनी देर बाद उसको थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, जिसके बाद जब वो आएगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। क्रिएटिविटी रिलेटेड बिजनेस में ये और इंपॉर्टेंट है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कोई थिंकर है, उसने किसी नए प्रोग्राम का आइडिया सोचना है, कोई राइटर है, कोई शायर है, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो एडिटर है जिसने बैठ के एडिटिंग करनी है, और उसको जहन में आइडिया जब आएगा नहीं तो वो एडिटिंग करेगा कैसे। तो उसको उसके लिए राइट स्ट्रेटजी है क्या, व्हाट इंस्पायर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, व्हाट काइंड ऑफ स्केड्यूल, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, उसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, उसकी बैठने की स्पेस कैसे होनी चाहिए, इस पर दुनिया आजकल अब रिसर्च कर रही है। और आप देखेंगे जो ये मैं कह रहा था ना, ह्यूमन मशीन कलेक्टिव, जो इसका थीम जो कहलाता है, दैट इज अ ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी, ह्यूमन सेंटर्ड टेक। तो अब जो नया ज़माना आ रहा है उसमें सिर्फ टेक से अच्छा रिजल्ट अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस टेक को अप्रोप्रिएटली यूज़ करने की एनवायरनमेंट कल्टीवेट करना ताकि वो ह्यूमन बेहतर आउटपुट दे सके। ये इसकी नई डायरेक्शन है। तो आई थिंक कि एक तो गोज़ विदाउट सेइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा नए जो गैजेट्स आ रहे हैं हमें, क्योंकि दुनिया इवॉल्व बड़ी तेज़ी से कर रही है। ये भी एक फैक्ट है कि जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं 1800 से 1900 तक रहा, सेकंड इंडस्ट्रियल 1900 से लेकर 2000 तक, कई लोग उसको कहते हैं 1985 तक रहा। उसके बाद आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा, जो ये 1985 वाले हैं वो भी, और दूसरे भी कहते हैं कि 2000 में ख़त्म हो गया, सॉरी 2010 में ख़त्म हो गया। 2010 से 20 तक आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा, और 2020 से ऑनवर्ड फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। वी आर इन फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो कहने का यहाँ मकसद है वो ये कि लास्ट 3 टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 10 से 15 साल के अरसे में बदले हैं, वेयर एज इससे पिछले टेक्निकल रेवोल्यूशन जो थे वो एक सदी ले रहे थे। तो आपका जो पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बदल हो गया। आप देखेंगे इस वक्त जो जरीदे हैं, जो साइंटिफिक जरीदे, नंबर ऑफ जर्नल सिर्फ, वो किस स्पीड से इवॉल्व कर रहे हैं। एक कैटेगरी में आपके पास पहले 24, 25, 26 जहाँ जरीदे होते थे, रिसर्च जर्नल्स होते थे, आज वहाँ पे सैकड़ों जर्नल्स हुए पड़े। तो वहाँ जो इनोवेशन की काइंड ऑफ स्पीड है, जितनी नई चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, इसी वजह से तो चैट जीपीटी जैसे टूल सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना तो एक अकेले ह्यूमन के बस। आपको मिसाल देता हूँ, अभी कोविड-19 पैंडेमिक आई, अब डॉक्टर्स हैं वो नई ट्रीटमेंट्स, दुनिया में एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स बन रही हैं। अगर एक डॉक्टर को पता सिर्फ करना है कि अमेरिका में कोई नई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रही है, तो वो बैठ के जब पेपर्स पढ़ेगा तो पता लगेगा ना। लेकिन वो पेपर पढ़ने का क्या उसके पास वक्त है, क्योंकि वो तो अस्पताल में लगा हुआ है, अस्पताल में लगा हुआ है, हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीट कर रहा है। तो एट द सेम टाइम चैट जीपीटी जैसी चीज़ें उसको वो डाटा इकट्ठा करके दे सकती हैं, जिससे उसको क्यूज मिल जाएंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट। चैट जीपीटी क्विकली लर्न करके उसको दिखा सकता है।
अगर वो सर्च इंजन मोर एफिशिएंट हो जाएं और आपकी एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करने लगे, अपने साथ कनेक्ट करें। एवरी मॉर्निंग आप फॉर एग्जांपल अपने न्यूज़पेपर से बात करनी है तो आप बजाय न्यूज़पेपर पढ़ने के आप उससे पूछें कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, और आपका न्यूज़पेपर आपको बोल के बताए, आपसे डिस्कशन करे कि अच्छा मुझे ये न्यूज़ नहीं पसंद, मुझे वो बताओ, ये मुझे समझ आ गई है। तो इसमें आपका जो स्पीड है, आप ड्राइविंग के साथ साथ चीज़ों को समझ सकेंगे, आपकी जो एनवायरनमेंट से कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। हमें इन टूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा जब मैं पहली दफ़ा यूरोप में अपनी जो मैंने इनिशिएटिव भी शुरू किए, अपने स्टार्टअप के साथ पहली दफ़ा गया और मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन देना शुरू किया, लोगों को बता रहा था, तो द कस्टमर्स दैट स्पोक टू मी, द कंपनीज जो मेरे पास आती थी, मुझे उसमें ये फ़र्क नज़र आया कि पाकिस्तान में इट्स अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम, वेयर एज वेस्ट का वर्ल्ड आपको लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। उनके लिए आराम और सुकून और लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करना अब एक फैक्टर है, जबकि हम अपने बुनियादी प्रॉब्लम में फंसे हैं। हमने अगर पैसे कमाने हैं, एज ए नेशन हमने अमीर होना है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि देयर इज़ जस्ट सो मच फाइनेंस इन आवर रीजन, हमें इससे बाहर बियॉन्ड पे जाना है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जो यूरोप और अमेरिका में सेल करे। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो वहाँ सेल करे वो गलत नहीं है, उसके लिए कोई तरीका होना चाहिए कि कैसे हम उसको एक्सपोर्ट करें और वहाँ से वो डॉलर्स लेके आए जो हमारे मुल्क में ना होने की वजह से रोज़ हमारी एलसीज रुकी होती हैं। तो एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एचआर मैनेजमेंट के लिए हर कंपनी को इस वक्त अपना एक समझिए मैनिफेस्टो बना लेना चाहिए कि जी हमें एचआर मैनेजमेंट के अंदर एआई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। और जितनी वो कंपनीज क्रिएटिव हैं, जिस तरह आपने कहा कि मीडिया हाउसेस फॉर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा वो कंपनी क्रिएटिव है उतनी ज़्यादा उसको एडेप्टेशन की ज़रूरत है, बिकॉज अब वो एक सोशियो टेक्निकल दौर में है। इट्स नो लॉन्गर द पेंट एंड द ब्रश ओनली। अब आपके पास गैजेटरी है जिसमें आपको स्क्रीन पर देखने से जो स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं वो कुछ और है, आप उसमें जो माउस यूज़ कर रहे हैं, बैठे हुए चेयर पर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी पर और असर डाल रहा है। वो आपके जो मतलब जो जहन को क्रिएटिविटी को स्पॉन करने के लिए आपको ब्रेक्स किस तरह देनी है, उसके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट, उसको फिर ये कि वो सारा क्या देखे, क्या सोचे, किस किस्म के कंटेंट को देखे, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मोस्ट रिलेटेड आइडियाज और कंटेंट को स्टडी करे, फिर अपने टाइम को डिवाइड करें कि आपने फॉर एग्जांपल अगर नया कंटेंट सीखना है तो उसकी टाइम मुख्तस करें, जो कि अगेन वो तो बियॉन्ड एआई है, वो तो एक जनरल चीज़ है। अब क्विकली मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया से वाबस्ता हैं, तो वो कौन कौन सी फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर्स या टेक्नोलॉजी को सीख लें जो कि उनके फ्यूचर में और उनके ओवरऑल करियर के अंदर जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है? एक तो सर जनरेटिव एआई रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है जो कि अभी सरफेस हो रहा है, जो कि मीडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है। आप कई इमेजेस फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई से बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से कई वीडियो रिलेटेड कंटेंट है या एनिमेशन रिलेटेड कंटेंट है जो जनरेटिव एआई से आसानी से जनरेट किया जा सकता है। तो वो काम जिसके लिए एक डेवलपर पहले बैठ के या एक डिज़ाइनर पहले बैठ के बहुत देर लगाता था एक सर्टेन इमेज को बनाने में, अब वो आप मिनटों में बना सकते हैं बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस ऑन अ प्रॉम्प्ट टू अ चैट जीपीटी लाइक सॉफ्टवेयर। राइट। और इसके जो टूल्स हैं वो कई ऑनलाइन पड़े हैं, जस्ट हैव टू गेट अ सब्सक्रिप्शन, और उसकी एक पूरी लिस्ट है टूल्स की जिनके साथ आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल बिंग पे आप काम कर सकते हैं। इसमें बिंग एक बड़ा अच्छा इसमें एजेंट एआई ड्रिवन चैट जीपीटी भी कर देता है। चैट जीपीटी 4 जो है उसकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके उस पर आप काम कर रहे होते हैं तो इमेज क्रिएशन में फॉर इंस्टेंस आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। वीडियो क्रिएशन में अभी नई चीज़ें रिसर्च में नज़र आनी शुरू हो गई हैं जो लोगों ने बनानी शुरू की हुई हैं। तो ये एआई रिलेटेड जो कंटेंट जनरेशन है जो जनरेटिव एआई से प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें एक तो ये ना कि स्टोरी आपने बनानी है और स्टोरी के लिए आपने कंटेंट कल्टीवेट करना है, तो उसके लिए तो चैट जीपीटी का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपके लिए काफ़ी है कि आप उससे इस्तेमाल करें। लेकिन अब उस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आगे जो अपने विजुअल्स दिखाने हैं, जो इमेजेस जिस तरह के आपने बनाने हैं, कोई एनिमेशन आपने बनानी है, तो इसके कुछ टूल्स आपको अवेलेबल भी हो चुके हैं और कई चीज़ें भी रिसर्च में आ रही हैं जो कि आने वाले कुछ सालों में टूल्स बन जाएंगे। राइट। तो वो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अब्रेस्ट रहना है, क्योंकि हर 3 से 4 महीने के बाद, 5 से 6 महीने के बाद आपको एक नई इनोवेशन नजर आएगी। तो जितनी सेल्फ लर्निंग की और एवोल्यूशन की ज़रूरत मीडिया में आज है वो पहले कभी नहीं थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपने सिर्फ ये अंदाज़ा लेना है, पहले ज़मानों में लोग मीडिया की सर्च में डिपेंडेंट रहते थे। लेट्स से आपने न्यूज़ का पता लगाना है तो आप एसोसिएट प्रेस, दूसरे जो आपके प्रेसेस हैं, जो आपके बेसिकली न्यूज़ एजेंसीज हैं, उससे आप रिलेटेड रहते थे। आज के ज़मानों में पहले लोगों को इंटरनेट मिल गया, उस पर करते थे। आज आपके पास एआई जैसे ऐसे टूल्स, तो हम
आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो मुसलसल पूरे मीडिया को स्टडी कर रहे हैं और पूरी उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और किसी भी एक टॉपिक पे अगर आप देखना चाहें कि किसने क्या क्या कहा, किस टेलीविजन ने क्या रिपोर्ट किया, किसने कौन सी कॉनोटेशन दी, क्या वो पॉजिटिव कॉनोटेशन थी, इमोशनल उसके फैक्टर्स क्या थे, कौन से लोग किस तरह की बातें करें, कितने % लोगों का ओपिनियन किस तरह का आ रहा है, आपको इवन सर्वे वाली एजेंसीज की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ हमारे एक टूल, मीडियम उस टूल का नाम है, उस टूल से इस्तेमाल करके, जो हमारा बनाया हुआ है, नेशनल सेंटर ऑफ एआई का प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप ये पूरा डेटा ले सकते हैं। मीडियम राइट। नेगेटिव यूजेज ऑफ एआई को कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है दुनिया के अंदर, क्योंकि जहां हम अभी तक जितनी हमने बात की वो पॉजिटिव यूज़ ऑफ एआई है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग। तो हाउ डू यू सी इट? सर, एथिक्स ऑफ एआई बड़ा वाइडली वर्कड ऑन और वाइडली स्टडीड और इस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरियाज में है, क्योंकि एआई इतना ताकतवर एलिमेंट है जो नया हमारी ज़िंदगी में ऐड होता जा रहा है, जो कि साइंसदानों से भी आप पूछें तो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि कोई एक ह्यूमन माइंड उसको मुकम्मल तौर पे काइंड ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता, वो बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे चलता है। अच्छा, अब इसमें जो एथिक्स ऑफ एआई हैं उसके स्टैंडर्ड सेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक तो यूनेस्को ने बनाया है, जिसपे उन्होंने एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड उन्होंने इस पे कन्वर्सेशंस की, और पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई इसकी, आई थिंक 15-14 मेंबर्स की, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इसमें कम्युनिकेशंस की और हम भी उसका पार्ट रहे, उनको कुछ इनपुट हमने पाकिस्तान साइड से प्रोवाइड की, और फिर उसके बाद इसकी जो कुछ फाइनल थर्ड स्टेज से गुजर के इसका जो स्टैंडर्ड सेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उनकी वेबसाइट पे आ गया। आजकल यूरोपियन कमीशन इस पे काम कर रहा है और यूरोपियन यूनियन की इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है एआई के अराउंड। पाकिस्तान में भी जाहिर है कि एआई और उसके एथिक्स के अराउंड बहुत सारी स्टडी चल भी रही है, और हम वो जो ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ग्लोबल दूसरे लॉज और रजिस्ट्रेशंस आ रही हैं, उनको भी देख रहे हैं। और हमारा ऑफ कोर्स जो फोकस, जाहिर है हमारा इदारा मेनली ये काम नहीं करता, जो इसके अराउंड रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का काम उसमें होता है। हम तो ज़्यादा एआई बनाने वाला इदारा है कि आप नए टूल्स कैसे बनाते हैं। जब किसी मिसाल के तौर पर कोई डीप फेक बना रहा है तो उस डीप फेक को पकड़ना कैसे है, उसका टूल क्या होगा, वो टूल बनाने वाले हम होंगे कि जिससे पकड़ के हम उसको दे सकते हैं। आपने कोई नई किस्म का प्रिंटेड ट्रांसफार्मर बनाना है तो हम उस पर काम करते हैं। ऑफ कोर्स हम पॉलिसी एडवाइस देते हैं, पॉलिसी इदारों के साथ बैठते हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूट भी करते हैं और उसमें लीडरशिप रोल भी प्ले करते हैं। तो एट द सेम टाइम जो ये पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है इस वक्त, दैट इज़ अराउंड जिस तरह सोशल मीडिया पे डीप फेक किसी का ना आए, किसी को फेक पिक्चर कोई पोस्ट करके ना लगाए। आपके देखिए सियासी मैदान में भी छोटा सा भी एडवांटेज किसी ने लेना हो तो एक फेक वीडियो एक ओपिनियन चेंजर हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को क्विकली कैच करना, उस पर रिस्पॉन्ड करना, ऐसी कि गलत इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को बचाना, स्प्रेड से बचाना। जो एक फील्ड है टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग का, फॉर एग्जांपल कि सोशल मीडिया के पूरे टेक्स्ट पे आप सर्च करें, और दूसरा वीडियोस वाला जो मैं आपको बता रहा था, medium.ai एक्चुअली जो हमारा टूल है जो इस पे काम करता है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट का जो डेटा है वो 41-49% वीडियोस पे है। तो वीडियो में कोई शख्स बैठ के कुछ भी कह दे, वो सही है या गलत है, वो उसने ओपिनियन दे दिया, ओरिजिनल है या फेक है, एग्जैक्टली ये भी फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नेगेटिविटी पे भी, यानी जो नेगेटिव यूज ऑफ एआई है, लाइक इसको तो चोर भी यूज़ कर सकते हैं ना, किसी बैंक के अंदर रॉबरी करने के लिए, अगर वो उसको गलत ही इस्तेमाल करना चाहे, किसी को हैक करने के लिए, किसी की वेबसाइट हैक करने के लिए, अकाउंट हैक करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पीछे जो पैरामीटर्स हैं, लाइक जो टेक्नोलॉजी है वो तो आ गई, डिज़ाइन हो गया, लेकिन क्या इसके जो पैरामीटर्स हैं और जो इसके एथिक्स जैसे आपने कहा, इस पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में अभी जो नेशनल सर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, डॉक्टर हैदर अब्बास हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, वो भी नस्ट की प्रोफेसर हैं जो भी इसको लीड कर रहे हैं। वो एक काइंड ऑफ रिस्पांस यूनिट होता है ना अगर साइबर अटैक के केस में, तो साइबर अटैक तो बहुत बड़ी इस वक्त चीज़ बन चुकी है, और ज़्यादातर साइबर अटैक्स भी एआई ड्रिवन है। तो कैसे आप इसको फॉर इंस्टेंस कर्टेल करते हैं कि आपके बैंक्स फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फिर इसी तरीके से आपकी जो आम कॉमन लोगों के लिए है कि एआई ड्रिवन चीज़ें ना इसमें आएँ, जो फॉर एग्जांपल अगर इमेजेस या किसी के आपने वीडियोस फेक बना के निकालें तो वो, और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन, लेट्स से कोई डिफेमेशन या इस किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो स्प्रेड कर रही है, विच कुड रिजल्ट इन अ नेशन वाइड क्राइसिस सिचुएशन समडे, गॉड फॉरबिड, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर यही होती है और हाइब्रिड वॉरफेयर इज ऑलवेज एक्टिव। तो उसको भी पकड़ने के लिए आपके जो टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग और जो वीडियो और इसमें से सर्वेलेंस के टूल्स हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि जिस तरह मीडियम का मैंने आपसे जिक्र किया, तो मीडियम का मकसद हरगिज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के ओपिनियन को ढूंढ के
और जो कोई बात किसी बारे में कर रहा है तो उसको तलाश करते रहें। इसकी कमर्शियल यूजिबिलिटी भी है। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर आप एड्स लगाते हैं टेलीविजन पर, तो आप एड्स फॉर एग्जांपल आपका एड किस टाइम पर शुरू हुआ, किस टाइम पर खत्म हुआ, इसके लिए ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आ जाती है। वो ट्रैकिंग रिपोर्ट्स के लिए अमूमन लोग ह्यूमंस को हायर करते हैं, लेकिन ह्यूमन कितना प्रिसाइज होगा कि जैसे इधर एड शुरू हुआ तो वो घड़ी को देखेगा, टाइम नोट करेगा, क्या वो सारा दिन एक मशीन बन के कंप्यूटर के आगे बैठा रहेगा, तो टीवी के आगे बैठा रहेगा? उसने खाना भी खाना है, उसकी दूसरी ज़रियात ज़िंदगी भी हैं जिसने करनी है। तो कंप्यूटर को तो नींद की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इतनी स्क्रीन की ज़रूरत है, वो तो एक खाली एक वीडियो स्ट्रीम उसके पास आ रही है और उसको हमारे जो टूल है, हमारे टूल को इवन कोई खास फॉर्मेट में स्ट्रीम भी नहीं चाहिए। उसके पास अगर एक इमेज की फॉर्म में चीज़ चल रही है तो उसमें से वो सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आपको उसको डाटा किसी खास फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक टीवी के सामने एक कैमरा भी लगा हो जिससे वो स्ट्रीम उठा रहा है तो वो उस पर भी अपना काम कर सकता है। जैसे आपने कहा वीडियो में फेक रिकग्निशन, इसी तरह से जो वॉइस है, बिकॉज मेरा ताल्लुक वॉइस के साथ बहुत ज़्यादा तवील रहा, तो जो फेक वॉइस है कि कोई मेरी आवाज़ या आपकी आवाज़ AI से जनरेट करके एंड दे कैन डिसमिनेट एनी मैसेज इन दैट वॉइस, और ये एक्सट्रीम लेवल पे भी हो सकता है और ये इवन घरेलू लेवल पे भी हो सकता है कि आपकी बेगम को कोई आपकी आवाज़ के अंदर कोई पैगाम पहुंचा दे जी, और वो आप हैं ही नहीं और बाद में आप जो है वो भुगत रहे हो। तो ये कैसे ये फैक्टर्स हैं और इसको भी फाइंडिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। डीप फेक को कैच करने के अपने टूल्स और टेक्निक्स हैं कि आपने उसको कैसे पकड़ना है, और यकीनन अगर ये ऐसी आम हो जाए कि लोग यूज़ कर रहे हों, लेट्स से किसी को मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो इसके टूल्स एंड टेक्निक्स भी, थ्योरीज हमें भी मालूम है और हमारे पास इसका बहुत सारा काम भी है, तो वो भी सरफेस की जा सकती हैं। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह हम भी बनाते हैं, नेशनल सेंटर्स वर्क ऑन मॉडल ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, तो जिस चीज़ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर जाती है। तो हम भी हर तरह की डीप फेक से रिलेटेड भी हमने भी काम किया है, लेकिन जिन चीज़ों में आपको नज़र आता है कि यहाँ पे कस्टमर फाइनेंस पे कर रहा है और यहाँ कोई आप कंट्री के लिए फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें आप काम करके टूल बनाते हैं और मैसिव लेवल पर डिप्लॉय करते हैं। जिसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि लाहौर, कसूर, कालाशाह काकू, इवन KPK में मर्दान शहर में पूरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनका पूरा AI जो सिस्टम है वो हमने बनाया है और हमारे उसमें चल रहा है। और 20-20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को 20 मिलियन में हमने कर दिया है, जो कि एक नेशनल लेवल पे अचीवमेंट है। और ये सब इंपोर्ट टेक्नोलॉजी में थे कि आप फॉर एग्जांपल देखें ना कि आप फॉर इंस्टेंस अगर एक गाड़ी का कैमरा आप देखते हैं जो इस्लामाबाद में नजर आते हैं, गाड़ी उसके नीचे गुजरती तस्वीर खींचता है, उसकी वजह यह कि वो सिर्फ गाड़ियों को पहचानता है क्योंकि वो इंपोर्टेड कैमराज होते हैं, वो ट्रेंड ही गाड़ियों के ऊपर होते हैं। लेकिन आज उसके सामने से एक चिंची रिक्शा गुजर जाए जो लोकल बना हुआ है तो वो उसके लिए ब्लाइंड होगा, बिकॉज वो समझेगा ये गाड़ी नहीं है, ये कुछ और है। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो एक तो इतने सारे कैमरों की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज एक ही कैमरा गाड़ी को, चेहरे को, हर चीज़ को पहचान रहा होता है। फिर इसी तरीके से आपकी जो अगर उसके सामने कोई रिक्शा गुजर जाए, कुछ और गुजर जाए, तो उस पर आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने पाकिस्तानी सेटिंग के अंदर डीप फेक को पकड़ना है और यहाँ पे चीज़ों को करना है, तो हम लोकल टूल्स इसके, अगर इसकी कोई हमें फाइनेंस मिले, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज पे काम करना चाहती हो, तो चीज़ें हमारे पास हैं, चीज़ें हमने बनाई हैं, थ्योरी टेक्निक वी नो। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एक बड़ा अहम चीज़ है जिसको हमने बड़ा फेस भी किया पाकिस्तान के अंदर, एंड दैट इज़ सुसाइड बॉम्बर। तो उसकी रिकग्निशन के लिए अभी तक वो इवन मशीन में से भी गुजर जाता है, बंदा जाता है, उसका एक ब्रेन वॉश हुआ होता है और वो जाके कहीं पर भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सैकड़ों हज़ारों जानें इस तरह से चलेंगी। सो क्या इस हवाले से भी काम हुआ है कि दो डायरेक्शंस में बिल्कुल। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मुखबरी है या आपको आइडिया है कि किस किस्म का बंदा है, किस खदोखाल का है, उसकी कोई पिक्चर है या समथिंग एनीथिंग, तो कुछ सॉफ्टवेयर हमारे हैं जो मिसक्रिएंट्स की रिकग्निशन करते हैं। और क्योंकि यूज़ तो सेफ सिटी अपने पास ही करता है और वो इंटरनली करता है और वो हमें रिपोर्ट हमेशा नहीं देता कि कितने लोगों को हमारे सॉफ्टवेयर से उन्होंने पकड़ा, क्योंकि इस्तेमाल वो खुद कर रहे होते हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते उनके साथ। हम बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके, ट्रेन करके, उसके बाद वो खुद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी नो, कुछ केसेस में मिसक्रिएंट्स की कैचिंग AI के जरिए मुमकिन भी हुई है। लेकिन ये देखें, ये सिस्टम फॉर एग्जांपल इसमें एक और स्टेप अप की जरूरत है, दैट इज एक्टिविटी रिकग्निशन। कि फॉर इंस्टेंस आप अगर आपके पास उसकी शक्ल नहीं है, यू डोंट नो द पर्सनस फेस, उसकी आपके पास हुलिया भी नहीं है, लेकिन वो कोई मशकूक काम कर रहा है, जिस तरह से आपको मिसाल देता हूँ जो बेनज़ीर पर अटैक हुआ था जिस तरह से, तो उसमें फॉर इंस्टेंस अगर एक कोई शख्स है जो कि क्राउड में अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है जबकि सबका सब क्राउड कुछ और कर रहा है, तो वहाँ एक्टिविटी
एक्टिविटी रिकग्निशन या एनॉमली रिकग्निशन AI से की जा सकती है। और इस तरह की जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमने बनाई है, जिसमें कुछ हज के फॉर एग्जांपल सिनारियो में अगर कोई शख्स क्रॉस करके अक्रॉस पूरी स्ट्रीम में से जा रहा है, या और हमारे पास एनॉमली डिटेक्शन की मेथड्स हैं कि फॉर एग्जांपल कोई किसी को ज़दोकोप करने की कोशिश कर रहा है, कोई एब्नॉर्मल मूवमेंट जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास बनी हुई भी है, हमने बहुत सारी बनाई हुई है। अगर कोई सेफ सिटी इसको अपने पास इंटीग्रेट करना चाहे तो हम करा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है, वंस अगेन जहाँ से हम शुरू हुए थे, कि सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ाएं। देखें कि 20-20 अरब के प्रोजेक्ट करके और आप बाहर से इंपोर्ट करके लगाएं और कैमरा पूरा इन्वेस्ट कर दें, कि टैक्स पेयर का मनी है। तो मैं अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान की एजेंसी से, जो कि जिनके लीडर्स इतने फॉरवर्ड थिंकिंग हैं और दुनिया की चीज़ों से अब्रेस्ट हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल AI यूज़ करनी है और आप कहीं लगाना चाहते हैं तो इन हाउस फैसिलिटी आप हमसे रब्ता करें, नेशनल सेंटर फॉर AI से कनेक्ट करें। इन हाउस सिर्फ मतलब नेशनल सेंटर ऑफ AI अगेन एक यूनिवर्सिटी नहीं है, नस्ट हमारा हेडक्वार्टर है, मैं नस्ट मेरी यूनिवर्सिटी है, और ऑफ कोर्स एक अपनी एफिनिटी नस्ट के साथ होती है। लेकिन इन माई रोल एज अ लीडर ऑफ द AI कम्युनिटी इन द कंट्री, आई रियलाइज कि मैंने सबको लेकर चलना है। और अगर आप किसी भी हमारे इदारे से पूछें तो हम उन सब के पास अपॉर्चुनिटीज़ देकर भी जाते हैं, उनको इनेबल भी करते हैं और हर एक को बिजनेस भी देते हैं, हर एक से चीज़। तो हमारा मकसद मुल्क को आगे लेकर चलना है, हम पूरे मुल्क के लिए AI का कैटलिस्ट हैं। तो ये ना सोचें कि ये फलानी यूनिवर्सिटी है, ये फलाना इदारा है, हम सब पाकिस्तान है। यानी सर्विलेंस का ये जो काम है, ये जो सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स होते हैं, ये हम इन हाउस बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सर्विलेंस भी, और ना सिर्फ सर्विलेंस, जिस तरह मैं आपको मीडिया का बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। कुछ काम हमने जनरेटिव AI पे भी, इमेज जनरेशन और चीज़ों पे किया है, और इसके भी टूल्स हम लोकल भी बना के निकाल सकते हैं। अगर कोई मीडिया हाउस इसमें इंटरेस्टेड है कि वो जनरेटिव AI बेस्ड इमेजेस बनाना चाहता है, फॉर इंस्टेंस एनिमेशंस बनाना चाहता है, कोई और कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, तो ये भी चीज़ हम भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने कुछ हद तक ये किया हुआ है। मैं अब जानना चाहूँगा कि क्विकली कुछ ऐसी इनोवेशंस जो कि हम नहीं जानते एज अ पब्लिक, हमें ज़्यादा नहीं पता लग रहा होता, लेकिन वो पाकिस्तानी बच्चियों ने की है, या पाकिस्तान में ये इनोवेशन हुई है, कुछ ऐसी इजादात के बारे में। जी बिल्कुल। और मैं आपको अगर दो डायरेक्शंस हैं इसमें, एक पूरी है जो प्योर रिसर्च की इनोवेशंस होती हैं, एक दूसरी होती है जो प्रोडक्ट डायरेक्शन में होती है। प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो मैं शुरू उससे करता हूँ। एक तो मैंने आपको सेफ सिटी का बताया, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, यंग रिसर्चर्स ने काम किया, और 2 शहर आपके, जिसमें सिर्फ अगर आप लाहौर को देखें तो 10,000 से ज़्यादा कैमरे हैं, और लाहौर शहर के साथ एक्सटेंड करके कसूर और पूरा काला शाह काकू का एरिया सारा इससे कवर हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप है लाहौर सेफ सिटी की NCI के साथ, जो हमारे इसमें चल रही है और हम इसमें कर रहे हैं। इसी तरह मर्दान में हमने डिप्लॉय कर पाया, इंडिया हाउस था। मीडिया का मैंने आपको टूल बताया जो हमारे बच्चों ने, यंगस्टर्स ने बैठ के बनाया है, और उन्होंने इस पर, जो हमारे यंग एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने इस पर काम किया है। फिर आप देखेंगे मेडिकल के शोबे में बहुत सारी चीज़ें इस पर बनी हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन, उसकी आइडेंटिफिकेशन की, ये फिर क्लासिफिकेशन की, ये मेलिग्नेंट है कि बिनाइन है, और इसके इर्द गिर्द पूरी आप इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रिडिक्शन तक हमारे पास जो टूल है हमारा इसमें एग्जिस्ट करता है। और वो ये ब्रैट्स चैलेंज में चाइना में फीचर भी हुआ और दुनिया में 3rd नंबर पे आया। 94% से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। ये बड़ा अच्छा, और ये इसमें कई हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन हमने की। प्रोफेसर अत्तर नाम है खान यूनिवर्सिटी के, उनके साथ कोलैबोरेशन रही, कई और बड़े बड़े नामों के साथ कोलैबोरेशन रही। तो इसी तरह हमारा ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉज है अर्ली डेथ का, तो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, एस्थमा से रिलेटेड, COPD से रिलेटेड, आपके कोविड-19 के टाइम पे कोविड के जो प्रेडिक्शंस हैं उनसे रिलेटेड बेतहाशा इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं, जो चेस्ट के एक्सरेज के ऊपर से लेके आपको बताते थे। फिर आपकी जो सिंध गवर्नमेंट की पूरी ऐप चल रही थी जो डाटा इकट्ठा कर रही थी, AI का, जो AI कह रहा हूँ, जो आपकी कोविड-19 से रिलेटेड, वो AI यूज़ करके इकट्ठा कर रही थी। वो हमारी NCI की एक्चुअली ऐप थी जो चल रही थी, उस पर NCI का लोगो भी था जो वहाँ पे सिंध में इस्तेमाल हुई है। और मल्टीपल आप वेस्कुलर सर्जरी के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, आपकी टेलीमेडिसिन के अंदर बेतहाशा गैजेट्स और टूल्स हैं जो हमारे सेंटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें तो डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर एक तो है रिकॉनेसेंस के, फॉर एग्जांपल आपकी जो रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, वो आपकी मूव अराउंड कर रही हैं एक डिजास्टर हिट एरिया में, और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैपिंग करके आपको बता रही हैं कि इस वक्त तो जगह की सिचुएशन क्या है। तो इसमें सिंगल रोबोट के ऊपर भी, मल्टीपल रोबोट्स के ऊपर भी हमने ये सिस्टम्स बनाए हैं। फिर बेरिड बॉडी डिटेक्शन के लिए कि फॉर एग्जांपल आप ऊपर से एक सेंसर के ज़रिए डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि कितना ज़मीन में नीचे कोई मूवमेंट है किसी किस्म की, तो उसकी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमारा बहुत सारा, फिर क्लाइमेट जो आपका
आइडिया है कि जिसमें आप वेदर मॉनिटरिंग करते हैं तो और डिजास्टर्स को भी अर्ली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट में लैब्स हैं, ये जब डिजास्टर नहीं होता तो नॉर्मल हालात में ये क्लाइमेट पे काम कर रही होती हैं, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट को और जो असरात इसके आ रहे हैं उसको देख रही होती हैं। फिर हमारे पास जो हमारे इसमें और चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है वो माइनिंग के शोबे में जिस तरीके से आपने सेफ माइन को आपने डिग करना है और माइनिंग में आपने मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी करनी है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी करनी है, तो उसके बेस पे आपने किसी और की प्रेजेंस के बारे में बताना है फॉर एग्जांपल, तो सेफ माइन का प्लान बताना है। तो बेतहाशा आप सिर्फ नेशनल सेंटर ऑफ एआई ने 221 नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं इन द पास्ट अराउंड आप समझे कि 3 से 4 सालों के अंदर। और जो बिजनेस जो फाइनेंशियल जितना हमने करके दिया है इसमें वो 903 मिलियन से ज़्यादा रुपए का है जो हमने किया है। और जो जनरेट हुआ है इससे, जो फाइनेंशियल हमने जिस एक्चुअली ये टोटल फाइनेंसेस है जिनके अगेंस्ट हमने काम किया है। जो फाइनेंशियल सेविंग है वो बहुत कम होती है क्योंकि उनमें से बहुत सारे पैसे तो खर्च हो जाते हैं ना। और दूसरा ये है कि जो आप ये देखें, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं कि इतना किसी परसेंटेज शेयर होता है जो यूनिवर्सिटी को जा रहा होता है, कुछ हमारे तनख्वाहों में जा रहा होता है जो लोगों को पे उसमें, क्योंकि हम एक सेल्फ जनरेशन मॉडल पे काम करते हैं ना। फिर इसमें आप देखें कि 903 मिलियन का बहुत बड़ा वैसे नंबर है जो कि 3-4 सालों में किसी एक इदारे के लिए काफ़ी बड़ा नंबर समझा जाता है, और वो भी यूनिवर्सिटी में बैठ के जो काम कर रहे हैं। अगर आप इवन MIT को देखें या दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देखें और ऐसी एग्जाम्पल लेना चाहें कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक टेक्नोलॉजी बना के एक शहर जिस तरह सेफ सिटी है, सेफ सिटी के लेवल पर जाके इम्प्लीमेंट करके उसको डिप्लॉय करके पूरा चला के एक्टिवेट करके चलाए रखना और उसको मंथली बेसिस पे वहाँ पे एक्टिव रखने पे काम करते रहना, तो ये एग्जाम्पल आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप सोचें कि हमारा जो टूल है, आज चाइना की सोल्यूशंस की कॉस्ट ऊपर जा रही है क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो टूल्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिस पे हम अगर बिलीव करें अपने सोल्यूशंस में और इन सोल्यूशन को शोकेस करें, इंटरनेशनली दिखाएं। हम अपने तौर से करते हैं, मैं अभी बल्कि चाइना से वापस आया हूँ और उनसे बड़ी मीनिंगफुल कोलैबोरेशन हमने इसमें चीज़ें की हैं और हम वी आर ईगर कि हम बाकी दुनिया से भी कोलैबोरेट करें और इसमें ताकि हमारे पाकिस्तान से सोल्यूशंस पूरी दुनिया में जाएं और हम दुनिया का सोल्यूशन प्रोवाइडर बने इन द फील्ड ऑफ एआई। वी शुड बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसमें से एआई बन के निकले। पॉलिसी रिफॉर्म्स के हवाले से और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, जैसे ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनका रोल आप कितना इफ़ेक्टिव देख रहे हैं? क्योंकि बने तो बहुत सारे हैं और उसमें ये बात भी आती है कि जी वो कमर्शियल बेनिफिट तो उसमें सिक्योर हो जाता है, जो लोग भी उसमें फंडिंग करते हैं या जो भी उसमें वाबस्ता होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से लोग निकल कर और वो प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें, वो जो बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आइडिया होता है, तो उनका क्या रोल है? और दूसरा साथ ही ये भी बताइए कि पॉलिसी रिफॉर्म्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या काम हुआ है कि हम IT के अंदर या जनरेटिव AI के अंदर किस हद तक अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स कर चुके हैं? मैं आपको कुछ तो बड़ी अच्छी एग्जांपल से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल क्योंकि देखें आउटलायर सक्सेस एग्जांपल जिस तरह अमेरिका में भी देखें तो हर स्टार्टअप फेसबुक नहीं बनता, कोई स्टार्टअप इतना बड़ा बनता है। तो पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है काउलर जो है ये नस्ट का जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ से शुरू हुआ और वो नस्ट के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इकट्ठे होकर इसमें काम करना शुरू किया और वहाँ पे एक छोटा सा कमरा लेके उसमें उन्होंने अपनी चीज़ बनाई। और ये है फिटबिट फॉर काउज कि आपकी गाय जो है उसके ऊपर आप वो एक काइंड ऑफ टूल सा पहनाते हैं उसको और उस गैजेट के ज़रिए आप उसकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और उससे उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वगैरह वो इम्प्रूव होने में आहिस्ता आहिस्ता करते ये सोल्यूशन अमेरिका पहुँच गया। वाई कॉम्बिनेटर से उन्होंने फंडिंग ली, सिलिकॉन वैली में वहाँ काम करता रहा, अब अमेरिका में इनका ऑफिस रहा, बहुत अरसे तक डेवलप करते रहे और अभी बिल्कुल रिसेंटली काउलर ने वापस पाकिस्तान में कदम रखा है। तो इधर यहाँ पर F7 में उन्होंने बहुत बड़ा ऑफिस अपना बनाया है और उसमें उनके बस पूरी दुनिया से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरी ये लास्ट वीक की उनसे भी दोबारा भी मीटिंग हुई है। तो इट्स वेरी गुड जर्नी कि आप देखें कि एक पाकिस्तानी इनोवेटर जो यहाँ से निकले हैं और पूरी दुनिया से इतने सारी अचीवमेंट्स करके आए हैं और दोबारा यहाँ से बैठ के अब दुनिया को चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो देयर आर पॉकेट्स ऑफ सक्सेस। एट द सेम टाइम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जनरली इंक्यूबेशन सेंटर्स में जो चीज़ मिसिंग है, जो एलिमेंट्स मिसिंग हैं, जिनकी वजह से आपके जो परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप्स जो ये अचीव कर पाते हैं वो कम है, वो ये है कि आपके पास जो वेंचर कैपिटल फंड है या जो उनकी हैंड होल्डिंग चाहिए होती है आफ्टर दे हैव डेवलप्ड द प्रोटोटाइप अ लिटिल बिट, वो बहुत मुश्किल होती है। देखिए पाकिस्तान में इन जनरल अभी जो मुझे लगता है जो मेन बॉटलनेक है ना हमारी अपनी उसमें, वो ये है कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो रिलक्टेंट होते हैं टूवर्ड्स एडवांसमेंट। वो समझते हैं
कि शायद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है ये वेस्टर्न मुल्कों के लिए है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपकी मोटरवेज हैं, आपकी रोड्स हैं। अब मिसाल के तौर पे आज सुबह की न्यूज़ थी कि कश्मीर हाईवे पर भी धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो जब इतनी धुंध है तो जो आपकी ट्रैफिक के फॉर एग्जांपल स्पीड्स हैं, जो स्पीड लिमिट्स हैं, क्या वो बदलनी नहीं चाहिए धुंध के हिसाब से? या मोटरवे पे जिस टाइम पर धुंध ज़्यादा है या कम है वहाँ पे स्पीड लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए? तो वो वेदर की कंडीशन के हिसाब से आपके कोई लाइव रियल टाइम सेंसर्स को लेते हुए मोटरवेज के ऊपर स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए उसका सिस्टम होना चाहिए ना, जो कि एयर ड्रिवन होगा। ये हम बना सकते हैं मोटरवेज के साथ मिलके। आपकी कश्मीर हाईवे है, लाहौर है, कितने शहरों में ये चीज़ें हैं। आपकी स्मॉग बढ़ती है, उसके अराउंड एक इन्फॉर्म्ड अगर आप चीज़ें लेके चलना चाहें तो हमारे क्लाइमेट वाले लैब्स हैं जो उस पर काम कर सकती हैं। हम मुसलसल गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और हम प्राइवेट इदारों के साथ भी काम करते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ लीडर्स जो कि विजनरी इनफ हैं, जो कि सामने आके कहते हैं कि हाँ हम एआई का टूल अडॉप्ट करना चाहते हैं और हम इस पर स्पेंड करेंगे और अपने पास लगाएंगे, वो कुछ आपको मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को उस पर। तो आप देखिए कि जो हमारे स्टार्टअप्स भी निकलते हैं उनको पाकिस्तान में मार्केट एक हद तक मिलती है, और उस जब उनको मिलती है तो जो बिजनेस हैं वो उनसे रेडीमेड प्रोडक्ट चाहते हैं, जबकि बच्चा जो प्रोड्यूस करता है, जो नया स्टार्टअप प्रोड्यूस करके लाता है, वो भी उस फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं होता, उसमें भी बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है कि आपकी बड़ी फर्म्स और आपके वेंचर कैपिटल, आपकी जो IT इंडस्ट्री है, वो अपने कुछ इदारे इस तरह के बनाए जहाँ पे उनको फाइनेंसेस भी दें, उनको मेंटोर भी करें, और वो जो मैनेजमेंट बैठी है इंक्यूबेशन सेंटर्स की, वो उनको मेंटोर करे और उनके प्रोडक्ट को कंप्लीशन तक लेकर जाएं। उनको डिप्लॉय कराने में गवर्नमेंट का एक छोटी सी मिसाल है, अगर एक असूल बना लिया जाए कि जो लोग फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री में अगर वो एडवांसमेंट पे काम करते हैं और कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराते हैं इन एनी फॉर्म, तो उसका उनको कोई टैक्स रिबेट्स में, किसी और जो चीज़ उनके लिए मैटर करती है उसमें उनको फ़ायदा मिले। इससे होगा ये कि आपकी टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में टेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये टेक्नोलॉजी यहाँ टेस्टेड हो जाएगी उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट रेडी कर सकेंगे, और अल्टीमेटली इसका ज़रिए मुबादला तो मुल्क में ही आएगा। तो उनके लिए टूल्स, मैं आपको बताऊं कि जब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मैंने एक दफा प्रेजेंट किया, जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ICT, कुछ लोग कहते हैं दी बिगेस्ट ICT प्लेटफॉर्म है, तो मैं अपने स्टार्टअप को वहाँ लेकर गया था, मैंने प्रेजेंट किया वहाँ पर। तो मैंने देखा कि वहाँ पे यूरोपियन स्टार्टअप नेटवर्क के बड़े बड़े बूथ्स हैं जो वो लेकर बैठे हैं, और 3 से 4 उन्होंने 10-10 बूथ के पूरे एरियाज लिए हुए हैं। श्रीलंका का बूथ था हमारे से पीछे, तो एक तरफ इंटेल बैठा था, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट बैठा था। तो पाकिस्तान एज ए कंट्री क्यों बूथ नहीं लेता वहाँ पे? हमें वहाँ पे ये जायज़ ने उस वक्त स्पॉन्सर किया था, और उसमें जो 5 कंपनीज हमारी थी जो वहाँ गई थी, और फिर उसके अलावा उन्होंने कुछ और सेंट्रल एशिया से भी लोगों को लेकर आए थे। ये बड़ी अच्छी स्टेप था। तो हमें गवर्नमेंट लेवल पर चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, और सिवाय इसके कि एक प्राइवेट कंपनी पे आप डिपेंड करते रहें जो कि ज़ाहिर अपने इंटरेस्ट में कुछ टेक्नोलॉजी को तो लाएगी, लेकिन क्या नेशन को बूस्ट देना हमारा जो प्रायोरिटी एरिया है वो होना नहीं चाहिए, जो कि आई थिंक है। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स पे भी उस तरह से काम नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए। आई थिंक कि हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से दुनिया आगे जा रही है उस स्पीड के मुताबिक इसमें और काम करने की ज़रूरत है। और एक पॉलिसी है पूरी, जो कि अभी जिस तरह IT मिनिस्ट्री ने हमारी इंट्रोड्यूस कराई है, की पॉलिसी भी आई है, वो जो पॉलिसी है दैट इज़ रिगार्डिंग कि उसकी आप फॉर एग्जांपल कुछ प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा ये कि आप उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक रेगुलेटर है, वो तो उस लिहाज से बात करेंगे। लेकिन जो प्रमोशन की चीज़ है ना, कि आपने जल्दी टेक्नोलॉजी को स्पॉन कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को कल्टिवेट कैसे करना है, प्रोडक्ट बना के उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें पेश आएंगी। उसमें एक तो ये है कि उतनी ब्रॉड बेस्ड उन्होंने कन्वर्सेशंस लोगों से पहले नहीं की, बाद में उन्होंने फीडबैक्स नहीं है, लेकिन उसका कोई अपडेट चीज़ अभी सामने नहीं आई। हमने भी उनको फीडबैक दिया है और डिफरेंट चैनल से मल्टीपल टाइम्स उनको मिला है। आई होप कि वो उसको लाइक चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे, और वो देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल सिटिंग इन द मिनिस्ट्री जिनसे हमारा इंटरेक्शन भी रहता है। तो मकसद हर चीज़ को बुरा कहना बिल्कुल नहीं है, हमें पाकिस्तान में बिलीव करना चाहिए। पाकिस्तान की हर फील्ड तरक्की करेगी, पाकिस्तान का हर एरिया तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और हम इसमें रोल प्ले करने में कीन है। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ रोबोटिक्स हम देख रहे हैं कि रोबोटिक्स हमारी डेली लाइफ के अंदर शामिल होती चली जा रही है। हमने देखा मुल्तान के अंदर एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर जो एक सर्विस वेट्रेस थी वो रोबोट थी, और बड़ा लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। इसी तरीके से हमने हांगकांग के अंदर देखा कि एक बिल्कुल ह्यूमनलेस रेस्टोरेंट है जिसके अंदर आप चेक इन से लेकर और चेकआउट तो सारा कुछ रोबोटिक्स कर रही है। हर शोबे में एक नॉटी क्वेश्चन, आपने सियासत के बारे में बात की, तो क्या सियासत के अंदर भी आगे जाकर कुछ रोबोटिक सियासतदान
A lot of people would like that. इसमें ये है कि आप देखें कि रोबोट्स का जो है ना, आप अगर दुनिया भर में जो टेंडेंसी चल रही, जिस तरह मैं चाइना में जो गया तो पहले होटल में जहाँ हम ठहरे हमें नजर आया कि उन्होंने रोबोट रखा हुआ है जो रूम में आके सर्विस डिलीवरी करता है, और आप उसमें कोई पानी मंगाया, कोई अपनी चीज़ मंगाई तो लेते हैं। तो हमने सोचा ये होटल तो बड़ा एडवांस्ड है। जब अगले में गए तो वहाँ पर भी था, जब उससे अगले में गए तो वहाँ पर भी था। तो इट वॉज अ कॉमन प्लेस थिंग, जो वहाँ जिस भी होटल में आप जाएँ तो, और ये बनाने की कोई टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है। तो इसमें यह कि हमारे साइड से भी जो हमारी 10 मुल्कों में इतनी सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हम फॉरवर्ड थिंकिंग क्यों नहीं होते? हमें चाहिए कि हम इसमें रोबोट्स को एंगेज करें। हम अगर चले सियासतदानों को रिप्लेस ना भी करें, लेकिन नहीं, मैंने रिप्लेस करने की बिल्कुल बात नहीं। मैंने कहा कि जिस तरह हर शोबे में आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से उनकी असिस्टेंस के लिए रोबोट जरूर आने चाहिए। असिस्टेंस के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए अगर हम मीनिंगफुली सोचें तो अगर मैं इस तरह सोचूं कि इफ आई एम अ पर्सन हु सिटिंग इन द असेंबली और मैंने अपने लोगों से कनेक्ट करना है, तो मुझे इसके लिए टूल्स चाहिए जो मुझे लोगों की राय के बारे में बताएं रियल टाइम में। और इसके लिए ऐप्स होनी चाहिए जो मुझे लोगों से कनेक्ट करें। मैं फॉर एग्जांपल अगर चाहता हूं कि मेरे साथ कॉर्नर मीटिंग्स में आए तो उनको बुलाने के लिए होना चाहिए। देन इसमें टूल्स होने चाहिए जो मीडिया यूज कर सकता है, फॉर एग्जांपल जो हम आपको दे सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल कैमरा से सर्विलेंस करके आपको पीपल का काउंट दे दे कि वहां कितने लोग थे। वो ड्रोन से भी हो सकता है, वो स्टैटिक कैमरा से भी हो सकता है। कैन मैनिपुलेट बट रोबोट कैन नॉट, बट द मशीन वुड नॉट। एग्जैक्टली। और इसके आप अगेन आप काउंटर्स भी रखें ना, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कोई उड़ा रहा हो रोबोट और रोबोट ने कैच कर लिया, हां राइट, और वो बस सिर्फ आपको कह दे। तो इसके मल्टीपल होने चाहिए। और जिस तरह एक देखें ना कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो लोगों के जिस तरह ओपिनियन है, जिस तरह उसमें कल्टीवेट होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ओपिनियन पे चलती है ना। जब ये वाकया हुआ, जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मैं उस वक्त नॉर्वे में था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और मेरे साथ बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी। तो व्हेन आई इंटरेक्टेड विद देम द नेक्स्ट डे, मुझे मालूम हुआ कि कई लोग जो इन्फॉर्मेशन बता रहे थे उसमें वो पॉइंट मिसिंग था कि जो पहला अटैक इंडिया में हुआ वो एक्चुअली एक टेररिस्ट अटैक था जो वहाँ के किसी बंदे ने किया था, और पाकिस्तान वाज नॉट इम्प्लिकेटेड कि वहाँ पे हमने कुछ तरह की चीज़ की है। और मीडिया में जो चीज़ें वहाँ कई तो लोग पढ़ रहे थे, वो शायद ये पढ़ रहे थे कि जो इंडिया का वर्जन था कि वहाँ पर मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। और आप देखें कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम अपना ओपिनियन बताने की पोजीशन में नहीं होंगे तो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं दे हैव टू बी अवेयर मोर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। आपके लोगों के ओपिनियन से वो पहला पुराना ज़माना था जब आपको सिर्फ एक बंदा वोट देने जा रहा है तो उसको कोई मालूम करने का तरीका नहीं था कि उसके लोग क्या चाहते हैं। आज वो अपने हल्के के लोगों से फ़ौरन मालूम कर सकता है कि वो जो वोट एक चीज़ पे देने जा रहा है उनकी उसके बारे में राय क्या है। राइट। अगर वो करना चाहें तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत एडवांसमेंट हो सकती है जो उनको स्ट्रेंथन करेगी कि मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो कि मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे लोग ये चाहते हैं। यानी कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके लिए रियल टाइम चेक के लिए आगे जाकर एआई टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसको नेगेटिव सोचने की बजाय ऐसे देखना चाहिए कि देखें आज के ज़माने में लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हैं और अगर कोई जमात या कोई भी जो लोग हैं इसमें वो इस तरह लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगी एंड उनकी प्रॉब्लम्स क्योंकि वो कनेक्टेड होंगे ना लोगों से। देखिए अगर फॉर इंस्टेंस कोई शख्स कनेक्टेड है मैं किसी बंदे को जानता हूँ और वो मेरे से कोई उसके बारे में बात करता है, मोर लाइकली देन नॉट मैं उसको जानता हूँ तो आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट हिम। तो अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टी मुझे रीच आउट करने की कोशिश करती है और मेरी कोई राय मैं भेजता हूँ, मुझे कहीं से एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि उन्होंने कोई पार्क है गलत बना हुआ है, कोई गटर का ढक्कन है जो गायब है, मैं किसी को बताता हूँ, कोई बंदा रिस्पॉन्ड करता है, कोई उस पर कोई एक्शन होता नजर आता है। ये टेक्नोलॉजीज आजकल एआई इंफॉर्मेशन एप्स इन आईटी टेक्नोलॉजी इनसे मुमकिन है। बिल्कुल ठीक। इसलिए इसको मुझे तो लगता है कि पॉलिटिशियंस को भी इसको यूज करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो दे विल विदाउट डाउट बिकम द डोमिनेंट जमात जो कि इसको लीड करेगी। कोई रिग्रेट लाइफ में? आई थिंक कोई भी ह्यूमन हो तो उसको हमेशा कोई ना कोई मतलब देयर आर सम थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव, सम थिंग्स जो कि आपको उसमें रिग्रेट करवाती हैं। तो आई थिंक एक तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसका होता है कि जिस तरह हमारा मुल्क है तो हमें कई दफ़ा हमारे लोग, जिस तरह मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा तो अब मैं अचीव तो कर रहा था लेकिन अपनी फैमिली से दूर था, तो इसी तरह कई आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। लेकिन रिग्रेट मैं उनको नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल में ये है कि ज़िंदगी में डिसीजंस होते हैं जो इंसान ने अपनी करियर प्रोग्रेशन उसके लिए एक डायरेक्शन में लेने होते हैं। और आई थिंक कि कई डिसीजंस थे जो शायद मैं गलत करता लेकिन कुदरत ने मुझे एक ठीक डायरेक्शन में अल्लाह की रहनुमाई दी, जिसकी वजह से क्योंकि जब मैं PhD ख़त्म कर रहा था तो मेरे पास बहुत अच्छे बाहर जॉब्स के ऑप्शन थे और एक लम्हे के लिए
लिए, हालांकि मैं बहुत पेट्रियाटिक टेंडेंसी शुरू से रखता था और मेरा इरादा था मुल्क वापस आने का, लेकिन जब आपको अपनी पाकिस्तान में सैलरी से 4 गुना 5 गुना तनख्वाह बाहर नज़र आती है तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी इंसान नेचुरली इस बारे में सोचता है, तो मैंने भी सोचा। लेकिन जब मुझे नज़र आया कि पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मैं वापस आऊँ और आई कुड, जो मेरी अपनी इनहेरेंट टेंडेंसीज थी मुल्क के लिए काम करने की, वो भी मुझे पुश कर रही थी, तो आई केम बैक। बहुत से लोग, मुझे जाहिर है और आपके कई लोगों को आज के ज़माने में ये कहते हुए मिलते हैं कि आप क्यों मुल्क में रह गए, और आपको तो आजकल बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, एंड यू नो कि मेरी एडजंक्ट पोजीशंस जापान में, चाइना में, दोनों में हैं। मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मुल्कों में लाइव हैं और हम जैसे लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो आई थिंक कि मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैं इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा मुल्क के लिए। आई थिंक कि देयर इज़ सो मच मोर दैट वी कुड हैव डन। अगर मुझे जो आज चीज़ें पता हैं, जो मुल्क के फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेक्टर्स की कि उनसे कैसे बात की जाए, कैसे उनके पास प्रोडक्ट को लेके जाए, वो मैंने एक पीरियड से सीखा, बहुत सारी स्टेप्स से उसको लर्न किया। अगर मैं इससे पहले वो लर्न कर लेता तो मैं अपने अभी तक के लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा चीज़ें डिप्लॉय कर चुका होता, अचीव कर चुका होता। और मेरी जो ख्वाहिश है, मैं ये सोचता हूँ कि जब आप अपनी करियर के एंड पे पहुँचें या अपनी लाइफ के एंड पे पहुँचें और आप लुक बैक करें तो आपके पास कहने के लिए कुछ हो और आपको कोई चीज़ हो जो आपको प्राउड फील करवाए, क्योंकि ज़िंदगी तो कहीं भी गुजर जाती है, लेकिन एक कंट्रीब्यूट करते हुए अच्छी लाइफ गुजारना, जैसे लोगों की ज़िंदगियों को आप चेंज कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट द ह्यूमन सोसाइटी इज़ अबाउट। और अगर ये इस प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए आप चलें तो, और इसमें मैं कहूँगा कि एआई का एक प्रिंसिपल है जिसने अगेन मुझे थोड़ा हेल्प भी किया, वो ये है कि एआई सबसे पहले कहती है कोई भी एक्शन जब आप करते हैं तो उस एक्शन का अच्छा या बुरा होना इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता कि वो आपको पसंद है या नहीं, बल्कि इस चीज़ से डिसाइड होता है कि उसकी आउटकम क्या निकलेगी। तो आप हर स्टेप लेने से पहले अगर एक दफ़ा सोचते हैं कि इसकी आउटकम क्या निकलेगी तो उस वक्त में आपका बेहतर होता है। दूसरी वजह जिस वजह से मैं रिग्रेट में उतना ज़्यादा नहीं जाता वो ये भी है कि एक जो अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह ताला आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, और जो भी चीज़ अगर आपके लिए कभी अच्छी हो जाए या बुरी हो जाए तो आपको ये मालूम होता है कि कोई ना कोई इसमें कुदरत की कोई बेहतरी होगी जिस डायरेक्शन में। तो मेरा इसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और थर्ड जो चीज़ में आजकल का क्योंकि ज़माना है उसमें कई लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, कई दफ़ा ज़िंदगी में प्रेशर्स आते हैं, तो उनको एक टिप देना चाहूँगा जो मेरी टिप थी विच केप्ट मी अवे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट और समथिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम। आप यूँ समझें कि या चले एक छोटा सा रिग्रेट मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं कि मैं जापान में जब मैं था तो मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था और मैं वहाँ पे आइकिडो लर्न कर रहा था। मार्शल आर्ट जूडो की बड़ी मॉडिफाइड और एडवांस्ड फॉर्म है आज के ज़माने की, पिछली सेंचुरी में ईजाद हुई है। तो उसमें मैंने अपनी पीएचडी के ख़त्म होने के करीब मेरा ब्राउन बेल्ट का टेस्ट ड्यू था और मैं 2 साल से ट्रेन कर रहा था। मैं 5th क्यू और 4th क्यू रैंक उनके ले चुका था और जो 3rd क्यू है ब्राउन बेल्ट उसमें होती थी, मैंने टेस्ट देना था, लेकिन मेरे घुटने में इंजरी हो गई और साथ ही मेरा पीएचडी डिफेंस था तो मैं वो वहाँ पे कर नहीं सका, जो अपना टेस्ट था वो दे नहीं सका, तो आई कुडंट गेट द ब्राउन बेल्ट और आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टरवर्ड्स। तो लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एंड द रीज़न व्हाई इट डिडंट अफेक्ट मी लाइक दैट इज़ कि मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता था कि मैं साथ ही साथ अपनी कोई हॉबीज़ या एक से ज़्यादा अपनी इंगेजमेंट्स, व्हेनेवर यू फील टेंस एट वर्क फॉर एग्जांपल, और आपको कहीं जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट्स आपके वर्क नहीं कर रहे, जॉब में आपको टेंशन हो रही है, आप अपनी कोई हॉबी अगर लाइव रखें और उसमें अपने आप को एंगेज करते रहें, कहीं पे आपका ज़हनी एंगेजमेंट होनी चाहिए जिनसे आप थोड़ी देर डिसएंगेज हो। और कॉग्निटिव साइंस की थ्योरीज भी आपको ये बताती हैं कि अगर आप ब्रेन को मल्टीपल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, कि एक एक्टिविटी कर रहे हैं आप स्पोर्ट्स करते हैं और फिर आप उससे डिसएंगेज करते हैं, आप कोई लिटरेरी एक्टिविटी को बुक पढ़ते हैं, उससे जो पिछली एक्टिविटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो आप अपनी प्राइमरी एक्टिविटी में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ना सिर्फ वो वक्त का ज़िया नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब प्राइमरी एक्टिविटी पे वापस आते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अब उम्मीद है कि बच्चे इस बात को इस एग्जांपल के लिए नहीं ले लेंगे कि अम्मी अगर हम कंप्यूटर गेम खेलते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई भी अपनी जगह जरूरी है, थोड़ी देर के लिए गेम खेल कर उनको वापस आ जाना चाहिए। आपके भी तो इतने बड़े बड़े लॉन्ग हेयर्स थे, बड़े बड़े बाल थे, गिटार आप प्ले करते थे, फिर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो क्या आप सिंगर भी थे? ये जी बिल्कुल सर, एक्चुअली ये पूरी एक डिफरेंट लाइन थी विच मैं समझता हूँ कि मेरा बड़ा पैशन था इसमें कि मैं वो करूँ, और मेरा छोटा सा एक बैंड भी था, इंतहा उसका नाम था, जो हम जापान में उस करते थे। और मैं वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं वही वहाँ पे जापानीज़ लोगों के साथ मिल के और उसको गाता था और उसको हम इम्प्रोवाइज़ करते थे म्यूज़िक को थोड़ा सा। और फिर मेरी
बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपना कोई म्यूज़िक कंपोज करें, अपना कोई सॉन्ग। मैंने जिसमें जापानीज़ में सॉन्ग लिखने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे वहाँ पर इतना वक्त नहीं मिल सका कि वो बाकायदा एक बाकायदा प्रोड्यूस सॉन्ग की फॉर्म में निकल के बाहर आता। तो बट ये कि आई थिंक कि मैं ज़्यादा यूज़फुल हूँ सोसाइटी के लिए रादर देन एज अ सिंगर, एज अ प्रोफेसर। तो फिर तो आप कुछ जाते जाते सुनाते जाइए हल्का फुल्का अपनी आवाज़ के अंदर। तो अब पता नहीं, अब ना वो रियाज है ना कभी वो जापानी में सुना दीजिए या पाकिस्तानी उर्दू ज़बान में सुना दीजिए। उर्दू में आपको चले थोड़ा सा 2 लाइन सुना देते हैं। तो ये आपने पहले मुझे हिंट नहीं दिया कि ये भी हो सकता है, तो लेट मी थिंक। मोहब्बत की है ये दुनिया दीवानी, मोहब्बत की है ये दुनिया दीवानी, न जीता है कोई न हारा है कोई, न जीता है कोई न हारा है कोई, कहानी है यारो सदियों पुरानी, मोहब्बत की है ये दुनिया दीवानी, मोहब्बत की है ये दुनिया दीवानी। डायनामिक होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर हर तरह से, और जिस तरह आपने कहा कि एक एक्टिविटी से एंगेज करें, डिसएंगेज करें, सो दैट्स हाउ यू बिकम प्रोडक्टिव। और ह्यूमन रहें, अपनी हॉबीज़ को लाइव रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको करें, क्योंकि दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, लाइफ एक सर्टेन पीरियड के लिए है। इसमें आप अपने आप को एंजॉय भी करें, और दूसरा एक ये ज़हन में रखें कि प्रोडक्टिव रहें। अगर आप व्हेनेवर यू डू समथिंग यू कीप फाइंडिंग अ वे टू रिलेट इट अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी से, तो हमेशा आप खुश भी रहेंगे, लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेंगे, आपको खुशी भी रहेगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि आप ग्रो भी करेंगे, क्योंकि यही है जो आपके इर्द गिर्द के। दुनिया एक फार्मूले का नाम नहीं है, ज़िंदगी एक फार्मूला नहीं है जिसमें हम ये सोचते रहे कि हम एक सर्टेन चीज़ें करेंगे तो हम कामयाब होंगे। आपको मिसाल देता हूँ, अगर पैसा कमाना ही कामयाबी है तो हमारे जो हमारे अंबियाए कराम हैं और जो बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिनकी तरफ देख के जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद तो पैसे कमाना नहीं था, उनका मकसद तो कुछ और था। कुछ लोग जो पैसे भी कमा रहे हैं, अगर वो पैसे का अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, पैसे कमाना उनके लिए इबादत बन जाएगी जिसमें वो अच्छा काम करके और लोगों में कंट्रीब्यूट करें। और ये चीज़ सिर्फ इस्लामी नज़रिया नहीं है, अगर आप वेस्ट में भी देखें तो कई लोग जो फॉर एग्जांपल सोशल डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए गिव बैक करती है उनको, जो कि उनको एक खुश खुर्रम और अच्छी ज़िंदगी लेने में हेल्प करती है। तो इन माय ओपिनियन इंसान को एक ओवरऑल होलिस्टिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगें वो करें। दूसरा, अपनी जिम्मेदारियों का ज़रूर एहसास रखें, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से अच्छे रहेंगे, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रहेंगे और उनकी तरफ अपनी रिकग्नाइज करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे, तो ऊपर वाला भी आपको याद रखेगा और आपके लिए ज़िंदगी में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर मुझे आप ये पूछें कि मेरी कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह होगी वो क्या है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और भी हैं। कई मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, कई मुझसे कम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन एक कुदरत की एक काइंड ऑफ एक डायरेक्शन होती है जिसमें कुदरत आपको चला रही होती है और आप अपनी तरफ से खुद कोशिश करते चले जा रहे होते हैं। एक ईमानदारी से अच्छी डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करके लोगों के भले के लिए कोशिश करते रहें, तो कुदरत आपको खुद ही एक विनिंग पाथ के ऊपर रखती है। और आई थिंक यही एसेंस है जो कि सक्सेस का असल में ज़ामिन है। आखिरी सवाल और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि एआई एक्सपर्ट इस वक्त पाकिस्तान में या ओवरऑल अगर हम गेज करें, अप्रॉक्सीमेटली कितनी इनकम जनरेट कर रहा है? या ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इनकम के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं है कभी अपनी इनकम के बारे में, तो मैंने कभी इसके स्टैटिस्टिक्स पे गौर नहीं किया। लेकिन एआई में अगर आप पाकिस्तान में इन जनरल जो इंडस्ट्री मेरे पास आती है, जो जिनसे मैं बात करता हूँ, तो आम जो लोग हायर होते हैं उनसे 2 से 3 गुना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि कई जो लोग हायर करने के लिए आते हैं मास्टर्स के बाद, अगर एक अच्छा ग्रेजुएट हो तो पाकिस्तान में उसको 1.5 से 2 लाख की तनख्वाह तो आम मिल सकती है पर मंथ, इससे ज़्यादा भी अर्निंग हो जाती है। इंटरनेशनल आप जाएँ तो कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अगर आप गूगल में हैं, फेसबुक में हैं, स्टार्टअप्स कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा पे कर देते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कई आप जो है वो बिग अमाउंट्स में अर्न कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये शायद मेरी एक कमज़ोरी है कि मैंने कभी ना इवन अपनी सैलरी के बारे में, अपनी तनख्वाह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। आई ऑलवेज थिंक अबाउट द आउटपुट आई एम प्रोड्यूसिंग, द वर्क आई एम डूइंग, रादर देन थिंकिंग इन नंबर्स। और यही मैं यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि शुरू, खासतौर पर कैरियर के शुरू में, और अच्छा है कि जवान ही रहे, ज़हन में जवान ही रहे, और आप ये ना सोचें हर वक्त कि इतने फाइनेंस मिले कितने मिले, ये सोचें कि काम कितना अच्छा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कितना अच्छा कर रहे हैं। पैसा ऐसी चीज़ है जो कि किस्मत ने आपको देना है, वो घूम फिर के आपके पास आ ही जाएगा।
लेकिन ये कि अपनी जान पे जोर एक दफ़ा आप अपने काम का जरूर रखें और उसमें ग्रो करें. Thank you very much, Professor Dr. Yasir, for your time. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.